So we are meeting for the history of Kashmir, overall from ancient and medieval point of view, जहां हम लोग थोड़ी बहुत कल्याण की भी बात करेंगे, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू सी दिस पार्ट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। उसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के भी कंटेंट को देख लेंगे सर, है ना, समझे? क्योंकि जहां तक आजकल मेंस जा रहा है, मेंस के अंदर उसने बहुत सारी किताबों के ऊपर जीएस में भी सवाल पूछे, ऑप्शनल में भी पूछे हैं, तो हम एनालिटिकल करेंगे, पीटी में भी काम में आएगा, मेंस में भी काम में आएगा, ऑप्शनल के बच्चों को भी लिए भी रेलेवेंट है सर, ठीक है? तो उस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव उसको एक ही लेक्चर के अंदर डाल दिया है, तो ज्यादा दिक्कत ना है सर, ठीक है ना, समझे? तो वी आर डूइंग फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर ऑल्सो कवरिंग फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इंक्लूडिंग द फैक्चुअल एस्पेक्ट, और थोड़ी एनालिसिस जो जरूरत है ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ से, वो भी हम लोग कवर करेंगे सर, ठीक है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ कश्मीर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, कि कश्मीर का इतिहास कैसा रहा है और किस किस डायनेस्टीज ने कश्मीर के ऊपर रूल किया था सर, ठीक है ना, समझे? अब देखिए कि कश्मीर के ऊपर से हमें क्या क्या चीजें रखनी है सर, ठीक है ना, समझे? तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, या ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, डायनेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, सब कुछ पता होना चाहिए सर, ठीक है? तो हम लोग आज बेसिकली फोकस कर रहे हैं कश्मीर के इतिहास के ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सब जगह के ऊपर, है ना, समझे कि नहीं समझे, हमारा को फायदा मिले वैसा हम लोग को पूरा कवरेज करके दे रहा है इसको सर, ठीक है ना, समझे? तो व्हाट विल बी डूइंग इज दैट कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी हिस्ट्री देख लेनी है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी देखना है कि इसके सोर्सेज कौन से अवेलेबल है, और दूसरी हमें फैक्ट्स याद रखनी है कि कौन सी डायनेस्टीज ने कश्मीर को कब कब रूल किया था, खास करके एंशियंट से लेके वी विल कम टू नो कि मिडिवल पीरियड तक आते आते सर, ठीक है ना, समझे? तो विल ट्राई टू कवर अप द एंशियंट एंड द मिडिवल पीरियड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को लेके भारतीय इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स की बुक कोई लिखी गई है, वो है एक ही किताब है जिसका नाम है रात तरंगिनी सर, ठीक है? तो हम इसकी भी बात करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन द रात तरंगिनी एज वेल, कि भाई रात तरंगिनी का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाई दिस बुक इज गिवन सो मच ऑफ सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो अगर आप में से जो भी बच्चे हैं सर, है ना, जिन्होंने रात तरंगिनी के बारे में थोड़ी बहुत जानते होंगे, तो कल्हान करके एक ऑथर हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे? और कल्हान ने, वी विल सी कि 12th सेंचुरी के अंदर करीबन 1230 या 1130 के आसपास सर, है ना, 12वीं शताब्दी के अंदर ये किताब लिखी थी रात तरंगिनी। इसमें इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है सर, ठीक है ना, समझे? और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का मतलब यह है कि ओरिजिन से लेके एंड तक सर, है ना, ओरिजिन से लेके विल सी कि 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का जो भी पूरा इतिहास है उन्होंने भर भर के लिखा है। वहां से ही हमको कहानी समझ में आती है, वहां से हमको ये भी समझना है कि ये बुक का और कश्मीर के इतिहास का कहाँ से लेना देना है सर, ठीक है ना, समझे? अब देखिए कि हम पूरे सेशन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे सर, ठीक है? क्योंकि कश्मीर की हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमें देखनी है, मेन तो हमें ये देखना है, सेकेंडली हमें ये देखना है कि कश्मीर को किन किन पीरियड से कॉलोनाइज किया गया था, या बेसिकली कहाँ से लोग रह रहे थे सर, ठीक है ना, समझे? तो हम क्रोनोलॉजिकली जाएंगे। क्रोनोलॉजिकली का मतलब यह है कि बेसिकली कल्हान ने जब लिखा था वो तो 12वीं शताब्दी में लिखा था, पर उसके पहले से भी हमें कश्मीर का थोड़ा बहुत इतिहास पता होना चाहिए सर, ठीक है? तो देखिए कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो चीजें याद रखनी है सर, ठीक है ना, समझे? एक है कल्हान के द्वारा लिखा गया इतिहास सर, ठीक है ना, समझे? जो कल्हान ने कौन सी किताब के अंदर लिखा था? रात तरंगिनी के अंदर लिखा था सर, ठीक है ना, समझे? तो वी शुड नो दिस पार्ट कि भाई व्हाट हैड कल्हान हैड रिटन इन द रात तरंगिनी सर, ठीक है? 3-4 दिन से लिखा नहीं है तो पेन थोड़ी आड़ी चल रही है, पर वो दूसरा है एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, समझे? जो कल्हान ने नहीं लिखा है, बट एविडेंसेस और फैक्ट्स हमारे पास है कि कश्मीर के अंदर बहुत पहले से ही सेटलमेंट्स होते रह गए थे सर, गेटिंग ऑन, ओके? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमें बेसिकली दो चीजें पता होनी चाहिए कश्मीर को लेके। एक तो कल्हान के द्वारा लिखा गया था वो इतिहास सर, ओके? दूसरा वी विल सी कि एक इतिहास वो है जो एंटीसीडेंट्स के रूप में है। एंटीसीडेंट्स का मतलब ये है कि जो पहले से चल रहा था। इनफैक्ट कल्हान ने जो चीज मेंशन की है सर, है ना, उसमें कुछ कुछ चीजें हमें पता चल रहा है कि नहीं था। मतलब जैसे डायनेस्टीज के नाम देख लोगे, कुछ कुछ वी विल कम टू नो कि राजाओं के नाम देख लोगे, तो कल्हान कुछ कुछ चीजें मिस आउट कर चुके हैं, क्योंकि कल्हान ने बेसिकली कश्मीर के इतिहास के ऊपर लिखी है सर, ठीक है ना, समझे? खास करके जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे कश्मीर के अंदर, उसके बारे में कल्हान ने लिखा है सर, ठीक है ना, समझे? बट उसके सिवाय कश्मीर में हमारे पास और भी चीजें हैं सर, है ना, वी हैव गॉट अदर थिंग्स एज वेल जो कश्मीर के रिलेवेंस में हम लोग को पता होनी चाहिए। वी विल ट्राई टू कवर अप दैट पार्ट एज वेल सर, ओके? एंटीसीडेंट्स में कल्हान ने रात तरंगिनी कब लिखी थी? 12th सेंचुरी के अंदर लिखी थी। अब क्या 12वीं शताब्दी से ही कश्मीर का इतिहास निकल के आया था? नहीं सर, ठीक है?
कश्मीर का इतिहास अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर तो हमें कहाँ से मिलता है सर, ठीक है। तो एक क्रोनोलॉजिकल अपन पहले फ्लो चार्ट बना देंगे और उसके बाद एक एक करके डायनेस्टी बाय डायनेस्टी कश्मीर को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉम विच पीरियड वी विल कम टू नो द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सर, ठीक है ना, समझे। कश्मीर का इतिहास कहाँ से कहाँ तक हमें मिलता है सर, ठीक है। तो आप देखिए कि एक एक करके पीरियड वाइज देखेंगे तो सबसे पहला पीरियड हमको कश्मीर के अंदर से सेटलमेंट्स होते हुए दिखेगा, वो है स्टोन एज के अंदर का पीरियड सर, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर स्टोन एज के अंदर से ही कश्मीर के अंदर सेटलमेंट से निकल के आया, तो याद रखिएगा कि स्टोन एज के अंदर ही वी विल सी कि देयर आर साइट्स, ओके ना, समझे। और स्टोन एज के पॉइंट ऑफ व्यू से यस एग्जैक्टली नियोलिथिक पीरियड की जब हम लोग बात करेंगे तो नियोलिथिक पीरियड के अंदर आपको दो लोकेशंस आपको मिलती है कश्मीर के अंदर ही सर, ठीक है ना, समझे, वैली के अंदर ही प्रॉपर्ली है। तो एक हमें देखने को मिलती है दैट इज विथ रेफरेंस टू बुरजाम सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि दूसरी हमें एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम है गुफकराल सर, ठीक है। तो दिस आर बोथ द साइट्स, इनफैक्ट दे वर नोन फॉर द पिट ड्वेलिंग सर, अगर आपको याद होगा तो गड्ढे में डाल के लोग रहते थे, मतलब बेसिकली गड्ढा खोद के जमीन के अंदर, एंड दे यूज्ड टू बेसिकली है ना पुट द मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स, जो भी उनका पास सामान वामान था वो गड्ढे में डालेंगे एंड देन दिस टू स्टे बैक सर, ठीक है ना, समझे। तो हमारे पास ये ऑलरेडी एविडेंसेस थे कि राइट फ्रॉम द स्टोन एज है ना, बुरजाम कहाँ पे आया है, श्रीनगर के बाजू में है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये दर्शा रहा है कि बेसिकली इसकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस यहाँ से है। इसके भी अगर आप थोड़ा पहले के पीरियड में या टेक्स्ट के हिसाब से देखोगे तो ऐसा कहते हैं कि इन द एंशिएंट टेक्स्ट वर कंपोज्ड ऑफ सर, ओके। तो हमारे पास एविडेंसेस है कि कश्यप ऋषि के नाम से ही वी विल कम टू नो कि ये जगह का नाम कश्मीर रखा गया है सर, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ओल्ड बेसिकली सेटलमेंट्स इन इंडिया एंड राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड सर, है ना, वी हैव गॉट एविडेंसेस that Kashmir had traditionally been part of the Indic traditions and Indian people सर, ठीक है ना, जो सदियों से यहाँ पे रह रहे थे सर, गेटिंग ऑफ ओके। तो हमें बेसिकली कश्मीर के पॉइंट ऑफ से ये पता होना चाहिए हैबिटेशन बहुत पुराना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कश्मीर की बात करेंगे तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुअल सेंस के अंतर्गत और फर्दर डेवलपमेंट हुए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जम्मू वाले रीजन के अंदर खास करके सर, ठीक है ना, समझे, एक साइट मिली थी जिसका नाम था मंडा सर, ठीक है ना, समझे। तो मंडा करके एक लोकेशन हमें मिलती है जम्मू के पास, दैट वाज आल्सो सेटलमेंट ऑफ कश्मीर ओनली सर, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर वी विल फाइंड कि ट्रेडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि सेटलमेंट्स है, लोकेशंस है सर, ठीक है ना। और वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था सर, ठीक है। इट वाज कंसीडर्ड एज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द सिविलाइजेशन, कि वहां पे बेसिकली इंडस पॉपुलेशन रहा करती थी, उनका कुछ ना कुछ रिलेशंस आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि कश्मीर जो है उसमें हमें वैदिक पीरियड के अंदर भी एविडेंसेस मिलते हैं। अब वैदिक एज का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कश्मीर के अंदर से जो नदियां निकल के आ रही थी सर, ठीक है ना, समझे। ये रिवर्स का मेंशन क्या कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस है कि नहीं है। जैसे सिंधु नदी का मेंशन किया गया है सर, ठीक है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे झेलम का मेंशन किया गया है, चेनाब का मेंशन किया गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस आर ऑल दी रिवर्स बेसिकली दैट वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कश्मीर वैली ओनली, या द रीजन्स ऑफ कश्मीर सर, है ना। वहां पे वी विल कम टू नो कि देयर इज अ मेंशन एंड इनफैक्ट देयर इज अ मेंशन ऑफ माउंटेन्स एज वेल, ओके। तो ये जो माउंटेन्स, जो पहाड़ियों के अंदर हमें पता होगा हिमवंत करके एक माउंटेन किया गया है, या मुजवंत करके एक माउंटेन दिया गया है सर, ठीक है ना, समझे, विच इज मेंशन इन द ऋग्वेदा सर, ठीक है ना, समझे। दिस इज एक्चुअली शोइंग दैट द वैदिक पीपल वर अवेयर अबाउट द रीजन्स ऑफ कश्मीर, they were aware about the topographical conditions, they were also aware about कि some rivers are flowing from that part and वहां पे settlements भी था सर, ठीक है। तो इस तरह से हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल मेंशन है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण है सर, क्योंकि कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से या भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरा एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट इंडिया के ऊपर एक आरोप ये लग रहा था कि एंशिएंट इंडिया में हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं था लोगों के पास, और बेसिकली हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं होने के कारण ज्यादा इतिहास नहीं लिख पा रहे थे सर, ओके। पर कश्मीर के कंटेक्स्ट में वैसा नहीं था। वी विल कम टू नो कि विथ रिस्पेक्ट टू कश्मीर वी विल फाइंड कि कुछ ना कुछ नॉलेज हमें पता चलता रहता है, मेंशंस हमें बहुत सारी डायनेस्टीज, राजाओं के समय पे मिलेगा सर, ठीक है। ग्रेजुअल पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, जो नेक्स्ट पीरियड आता है सर, ठीक है, द नेक्स्ट पीरियड इज ऑफ द पीरियड ऑफ महाजनपदास, राइट सर, ठीक है। और जो महाजनपद का पीरियड था, कौन सा पीरियड था, 600 बीसी का पीरियड था सर, ठीक है ना, समझे। क्या 600 बीसी के आसपास कश्मीर वाले रीजन्स के अंदर इंडिया में सेटलमेंट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं? हाँ, हमारे पास क्लियर कट एविडेंसेस है। व्हेन इट कम्स टू द पीरियड ऑफ 600 बीसी, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द टाइमलाइन,
तो हमें पता होगा कि कश्मीर वाले रीजन्स के ही दो महाजनपद बाजू बाजू से निकल रहे थे सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि एक तो कंबोज करके एक महाजनपद हुआ करता था सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ये जो कंबोज करके एक महाजनपद हमें यहाँ से देखने को मिलता है, उसकी खासियत ये थी कि उसका कैपिटल पूंछ में हुआ करता था। पूंछ अगर आपको पता होगा तो वी विल कम टू नो कि इट इज लोकेटेड इन कश्मीर ओनली सर, ठीक है ना, समझ, जम्मू वाले रीजन के अंदर आपको मिलेगा सर, कैडिंग ऑन, ओके। तो वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है, ये पूंछ जो था वहां से ही ये कंबोज का पूरा महाजनपद का सेटलमेंट था। दिस ऑल्सो शोज कि कश्मीर वॉज ट्रेडिशनली इंटीग्रेटेड विथ दी अदर 16 महाजनपदास एज वेल। इनफैक्ट जो तक्षशिला करके मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल हुआ करता था, जिसका बेसिकली गांधार करके महाजनपद के साथ जो रेलेवेंस है सर, ठीक है, वो भी कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि 600 बीसी के पीरियड के अंदर भी ये जो महाजनपदों का जो निर्माण हुआ उसमें भी कश्मीर जो है वो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से विल कम टू नो, वी विल फाइंड की इंपॉर्टेंस हमें बहुत सारी मिलती रहेगी। एंड वी विल सी कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंतर्गत ये सब रीजन्स ऐसे थे जहां पे वी विल फाइंड कि ट्रेडिशनल डायनेस्टीज और मगध के राजाओं का भी प्रभाव आपको मिलेगा। अब देखिए 600 बीसी से लेके जो नेक्स्ट पीरियड इंडिया की हिस्ट्री के अंदर निकल के आया इंपॉर्टेंट पीरियड है, दैट इज द पीरियड ऑफ द मौर्यस सर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि तब तक जब मौर्यस निकल के आते हैं तो दे स्टार्टेड डायरेक्टली कंट्रोलिंग द रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड द 16 महाजनपदास एज वेल, ओके। तो मौर्यस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि कश्मीर जो था उनके एक प्रोविंस के रूप में आ गया था सर, ठीक है ना, समझे। वो प्रोविंस क्यों? क्योंकि वी विल फाइंड कि उस पीरियड में उत्तर पथ करके एक राज्य हुआ करता था, ये एक ट्रेड रूट भी था और वहां पे ही वी विल सी कि तक्षशिला के अंदर इनका हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, प्रोविंशियल कैपिटल हुआ करता था। ये जो प्रोविंशियल कैपिटल या हेडक्वार्टर्स बेसिकली कश्मीर वाले रीजन में था वो तक्षशिला था सर, ठीक है ना, समझे। और खासियत ये है कि अशोक के समय पे हमारे पास एविडेंसेस है कि वहां पे एक रिवॉल्ट हुआ था कश्मीर वैली के अंदर ही सर, ठीक है। और अशोक ने वो रिवॉल्ट को सप्रेस करके वहां के गवर्नर के रूप में, या इसी को ही कुमार आमत्य के रूप में पहचानते हैं, वो दर्शा रहा है कि कश्मीर जो है वो ग्रेटर मॉरियस का पार्ट बन जाता है सर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर हमको ये पता चलेगा कि नाउ कश्मीर विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द रूलर्स ऑफ मगध सर, ठीक है ना। तो मगध के जितने भी शासक थे वो सबके सब चाहेंगे कि कश्मीर उनके हाथ में रहे, उनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा तो वहां से ट्रेड रूट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनके लिए बड़ी सिग्निफिकेंट थी सर, ठीक है ना, समझे। अब होता क्या है कि कश्मीर बेसिकली यहाँ पे सब सेटल हो रहा था अशोक के समय से अंदर से ही। तो वी विल फाइंड कि कश्मीर का मेंशन जो है वो लोकल लिटरेचर में कम मिलेगा पर मगध के लिटरेचर में ज्यादा मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इट इज सीन एज अ प्रोविंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कि मौर्य साम्राज्य के एक राज्य के रूप में, एक प्रोविंस के रूप में इसको कंसीडर किया गया है। पर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जरूर से कहते हैं कि कश्मीर बेसिकली अब धीरे 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 कंट्रोल में आ गया था मगध के शासकों के अंदर से सर, ठीक है ना, समझे। बात धीरे धीरे आगे गई और इसके अशोक के बाद वाला जो पीरियड आता है दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट मौर्यन पीरियड। और अगर आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत पता होगा तो इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड द पीरियड इज बिटवीन 200 बीसी टू 300 सीई सर, है ना। ये 500 साल का पूरा पीरियड है। इस पीरियड के अंदर वी विल फाइंड कि कश्मीर के ऊपर जब कंट्रोल की बात आएगी कि कौन से डायनेस्टी और कौन से राजा कश्मीर को कंट्रोल करेंगे, तो वी विल सी दैट साइमल्टेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पीरियड में कनिष्क करके एक राजा आया था। और ये जो कनिष्क करके जो राजा था ही केम फ्रॉम द कुशान ट्राइब सर, ओके। उसने जाके कश्मीर के ऊपर अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। क्योंकि उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी कुंडलवन नाम की जगह के अंदर होती है सर, ठीक है। इनफैक्ट अशोक के समय पे हमें ये पता होना चाहिए कि श्रीनगर की जो शहर की स्थापना है वो बेसिकली अशोक के समय पे ही फाउंडेशन के रूप में हो गई थी सर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्कपुरा कुंडलवन नाम की जगह के अंदर होती है। और इससे भी हमको समझ में आ रहा है कि कश्मीर जो है अभी भी एक इंपीरियल एजेंट के रूप या बेसिकली इंपीरियल एम्पायर का पार्ट है सर, ठीक है ना, समझे। वो इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं रखेगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो कश्मीर का जो हिस्टोरिकल मेंशन है वो भी कैसे होगा सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो कि कनिष्क के कोर्ट ऑथर्स उसको लिखेंगे सर, ओके। और वो बताने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो हमारे राजा ने ये रीजन को कैप्चर करके रखा है, इस रीजन का इंपॉर्टेंस ये हुआ करता था और यहाँ पे काउंसिल हुई थी सर, ठीक है ना, समझे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि धीरे 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 धीरे
कश्मीर अब ऑटोनॉमस स्टेटस लेने की कोशिश करेगा और वहां से उसकी हिस्टोरिकल राइटिंग जो है वो नए तरह से निकल के आएगी सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अब यहाँ से ट्रांजिशन स्टेज की शुरुआत होगी सर। ओके, ट्रांजिशन स्टेज शुरू होता है मोस्ट प्रोबब्ली इन द 7th स्टेज, दैट इज द गुप्ता पीरियड एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड सर। ओके, अब देखिए कि गुप्ता पीरियड में क्या हुआ था सर। ओके, Kashmir continued to be one of the major, we can say, forces that was part of the Gupta Empire as well. क्योंकि गुप्तास जब पाटलिपुत्र से रूल किया करते थे तो दे नेवर वांटेड टू रिलीव कश्मीर और उसको इंडिपेंडेंस बेसिकली एक तरह से उसके कंट्रोल से ना जाए सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू, जिसने खुद को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था अगर आपको याद होगा, या शकारी का टाइटल दिया था, उसके कार्यकाल के अंदर भी कश्मीर उसी का ही पार्ट था सर। ठीक है ना, समझे? बट होता क्या है कि लेटर पीरियड में विदेशी आक्रमण हुए और ये विदेशी आक्रमणों के अंदर वी विल कम टू नो कि हुणास का इन्वेजन होने की शुरुआत हुई। हुन डायनेस्टी करके एक डायनेस्टी आपको मिलेगी और ये हुन डायनेस्टी ने बेसिकली सेंट्रल एशिया से आक्रमण किया सर। ठीक है, तो ये जो हुन लोगों ने आक्रमण किया उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कश्मीर का इतिहास बदलेगा। कैसे बदला है? तो वी विल कम टू नो कि ग्रेजुअल पीरियड में जैसे पोस्ट गुप्ता पीरियड आया, मतलब गुप्ता पीरियड कौन सा था? दिस वाज अ पीरियड ऑफ 320 टू 550 सीई सर, है ना, 320 से लेके 550 के बीच का पीरियड था। उसके बाद थोड़ा आगे का दौर हमें देखने को मिलता है कि इस दौर तक आते आते जो कश्मीर का इतिहास है वो बदलने की शुरुआत होगी, क्योंकि गुप्ता के बाद कश्मीर का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस लिखने की शुरुआत हो जाएगी सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना, इन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज द पीरियड ऑफ पोस्ट गुप्तास। ओके ना, समझे? जो 8वां स्टेज है, 8th स्टेज हमें देखने को मिलता है सर। ठीक है, दैट इज द पोस्ट गुप्ता पीरियड। दिस इज द पीरियड ऑफ बेसिकली 600 टू 750 सीई सर, है ना। ये सबसे पहला स्टेज हमें देखने को मिलेगा जब कश्मीर का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस बनने की शुरुआत हो जाएगी सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट नाउ द किंग्स आर प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस एंड वी विल कम टू नो कि कश्मीर का जो स्टेटस है वो अलग तरह से निकल के आएगा। अब होगा क्या सर? ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर बेसिकली हर्षवर्धन करके एक राजा था जो सबसे प्रोमिनेंट था सर। ठीक है, एंड हर्षा हैड ट्राइड टू डोमिनेट ओवर द रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री including the regions of Kashmir as well, sir. Getting on point? Okay. So what is happening when Harsha came to power, तो हर्षा ने कश्मीर के ऊपर अपना इनडायरेक्ट डोमिनेशन कंट्रोल करके रखा। बट होगा क्या कि पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आते आते वी विल फाइंड कि जो तो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, जो स्थानिक राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया था सर। ठीक है ना, समझे? इसी प्रोसेस को बेसिकली फ्यूडलिज्म के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। एंड वी विल फाइंड कि बिकॉज ये फ्यूडलिज्म बनने की शुरुआत हुई थी तो धीरे 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 करके क्या हुआ कि रीजनल किंगडम्स बनने की शुरुआत हो जाएगी सर। ठीक है ना, समझे? एंड वी विल फाइंड कि किंगडम्स के अंतर्गत गुजरात तो इंडिपेंडेंट होगा, साइमल्टेनियसली दक्कन के अंदर भी अलग डायनेस्टीज निकल के आती है। वी विल फाइंड सेंट्रल इंडिया में भी डिफरेंट डायनेस्टीज निकल के आएगी, साउथ इंडिया के अंदर भी पल्लव निकल के आएंगे। वैसे ही कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये पता चलता है कि एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेटस बनने की शुरुआत होगी। एंड होगा क्या कि समवेयर बिटवीन 600 टू 750 सर, है ना, समझे, 600 से लेके 750 के पीरियड तक आते आते now Kashmir is getting independent and because Kashmir independent status उसको मिलना शुरू हुआ तो यहाँ से ही we will find कि local rulers जो है वो अपनी डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। इंटरेस्टिंगली कल्हान जो है, कल्हान सर, ठीक है ना, समझे, इन्होंने बेसिकली यहाँ से ही पीरियड से कश्मीर के बारे में लिखा है बहुत डिटेल के अंदर। इसके पहले के पीरियड में कल्हान ने लिखा है पर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिलेगी सर। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 600 या 500 के आसपास का पीरियड है जब कल्हान ने बेसिकली पूरा का पूरा इतिहास लिखने की कोशिश की। और ये बुक में बेसिकली इन्होंने आइडेंटिफाई किया रात तरंगिनी के अंतर्गत कि भाई देखो कश्मीर में 7वीं शताब्दी में, मतलब 600 के बाद अलग अलग राजा आए, ये अलग अलग राजाओं ने वी विल सी की कश्मीर के ऊपर शासन किया और ये शासन करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करवाया सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, तो आपको पहली चीज समझ में आई कि भाई कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे देख रहे हैं कश्मीर को। एंड वी विल कम टू नो कि हाउ कल्हान इज एक्चुअली रीशेपिंग the history of Kashmir or rewriting the history of Kashmir sir। Getting on point? Okay, तो somewhere in the 7th century सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, 7वीं शताब्दी मतलब 600 के आसपास का पीरियड होगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड सर। ठीक है, एंड वी विल सी कि 600 सीई ऑनवर्ड से सर, है ना, समझे। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, तो फ्रॉम 600 से लेके 1130 के आसपास का जो पीरियड है, इस पीरियड के टेन्योर के अंदर वी विल फाइंड कि कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलेगा सर। ठीक है, कल्हान कब बिलोंग कर रहा था? 1130s के पीरियड से बिलोंग कर रहा था सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, एंड वी विल कम टू नो कि समवेयर फ्रॉम 600 टू 1130 CE ऑनवर्ड्स
वी विल कम टू नो कि कल्हान ने 3 डायनेस्टीज के बारे में भर भर के लिखा है सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल कम टू नो कि ही विल बी टॉकिंग अबाउट अ डायनेस्टी कॉल्ड एज कारकोटा डायनेस्टी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कालकोटा डायनेस्टी करके एक डायनेस्टी आई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बताएगा कि कल्हान ने ही बेसिकली आइडेंटिफाई किया है कि एक लोहार डायनेस्टी निकल के आती है सर, ठीक है, कश्मीर के अंदर से ही। और एक और डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है उत्पल डायनेस्टी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ही विल बी राइटिंग 3 डायनेस्टीज, है ना, एंड ही विल बी मेंशनिंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल वे, एंड अंडर दी बेसिकली सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल वे पूरा डिटेल के अंदर बताने की कोशिश करेगा कि क्या क्या घटनाएं हुई थी और क्या नहीं हुआ था सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये लोहार डायनेस्टी को ही हम लोग यशकार डायनेस्टी के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली ओरिजिनली पहले यशकार डायनेस्टी थी, फिर लोहार आते हैं, आगे पीछे है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा सर, ठीक है। तो अब बेसिकली कश्मीर में कल्हान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अभी हमने कश्मीर को एंटीसीडेंट्स के रूप में देखा। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या है, वी विल सी कि कश्मीर का जो इतिहास है बहुत पुराना रहा है, पर कल्हान ने जो लिखा है वो 600 बीसी के आसपास से लिखना, 600 सी के आसपास से लिखना शुरू किया था। और उसने बेसिकली एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रात तरंगिनी सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि इट्स अ बुक विच इज इन द फॉर्म ऑफ काव्य, बट वी विल ऑल्सो फाइंड कि इट इज अ बुक विच इज ऑल्सो रिलेटेड to the, we can say, the formation of the kingdoms in the political sense as well. And under this book he'll be writing about the political, socio-economic, and we can say the regional conditions of that time up till 1200, ठीक है ना, समझे। या 1130 1140 तक का जो टेन्योर पीरियड है, इस पीरियड तक कल्हान ने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व किया था, उन सबको बेसिकली कल्हान लिखेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब सवाल ये आता है कि इसके पहले वाला इतिहास कश्मीर का बड़ा स्केटर्ड था। स्केटर्ड होने का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है ना, समझे। ये जो हमने एंटीसीडेंट्स देखे हैं, इसके हिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि बेसिकली कोई एक डायनेस्टी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ना ही कोई फैक्ट्स को बेसिकली आप देखोगे तो कंसोलिडेट किया गया है कहीं पे एक जगह के ऊपर। पर ये कल्हान आए, कल्हान को लगा कि नहीं, मुझे सब कुछ यहाँ पे एक कर देना चाहिए। आई शुड एक्चुअली मर्ज एवरी हिस्ट्री दैट इज अवेलेबल एंड मेक श्योर कि मैं उसमें से कुछ बड़ा लिख के आऊं सर, है ना, गेटिंग अबाउट, ओके। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि रात तरंगिनी इज डिफरेंट फ्रॉम the historical sources that were available in the antecedent period or the precedent period सर, ठीक है। तो कल्हान के पहले का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था, ये एंटीसीडेंट्स एक तरह से आप देखने की कोशिश करोगे, प्रीसीडिंग पीरियड देखोगे, तो उसमें कुछ कुछ स्केटर था, कुछ प्रॉब्लमेटिक था, उसमें क्लैरिटी नहीं थी। बट देन वी विल सी कि कल्हान आए, कल्हान ने आके सब कुछ कंपाइलेशन कर दिया सर, ठीक है ना, समझे। ये कंपाइलेशन में उन्होंने 600 के पहले का इतिहास भी लिखा है, 600 के बाद 3 डायनेस्टीज की हिस्ट्री को इन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो आपको बेसिकली इसके ऊपर से 2 तरह के सवाल आएंगे, है ना। एक आपको ऑप्शनल लेवल के अंदर जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि भाई कल्हान की बुक का हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में बताइए इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है ना, समझे, कि वाई कल्हान रात तरंगिनी इज सीन एज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बुक्स, एंड वी विल सी कि इसको एंशिएंट इंडिया के अंदर क्यों इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं सर, ठीक है। उसके पीछे के कारण है क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारे पास हिस्टोरिकल राइटिंग में क्लैरिटी, क्रोनोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं थी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। आप समझने की कोशिश करिए कि हिस्ट्री राइटिंग, जब हम लोग हिस्टोग्राफी के रूप में जब सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 प्रकार के प्रॉब्लम्स मिल रहे थे। जो जितनी भी एंशियंट टेक्स्ट है, ये एंशियंट लिटरेचर की जितनी भी किताबें हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स ये थी कि वो कभी भी वी विल सी कि क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर नहीं लिखा करते थे सर, है ना, समझे। उसमें ज्यादातर इयोलॉजी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, राजा के गुणगान ज्यादा को मिलेंगे सर, ठीक है। आपको कोर्ट ऑथर्स के द्वारा लिखा हुआ आएगा, एंड वी विल फाइंड कि उसमें भी स्पेसिफिक किंग्स के बारे में ही आपको मिलता है सर, ठीक है। बट उसके सामने वी विल सी कि रात तरंगिनी की बात करेंगे तो रात तरंगिनी के अंदर कल्हान ने पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसकी सिस्टम को पलटा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अपन क्रोनोलॉजी वाइज लिखेंगे, अपन ये भी देखेंगे कि हमारे पास जितने भी सोर्सेस अवेलेबल है वो सब के सब हम लोग अच्छी तरह से देखें। ये सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस दोनों को देखा जाए, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस भी देखा जाए, और ताम्रपत्र यानी कि जो कॉपर प्लेट्स बेसिकली दी गई थी वो भी देखेंगे।
लिटरेचर के अंदर जो अदर ऑथर्स ने क्या क्या गलतियां की है वो भी हम देख के आएंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो कल्हान बिफोर राइटिंग द टेक्स्ट ऑफ रात तरंगिनी he will be making sure कि he will be observing the mistakes that were committed by earlier authors, कि भाई फलाने भाई ने कश्मीर के ऊपर लिखा है पर उन्होंने ये दो राजाओं का नाम छोड़ दिया क्योंकि उनके कोर्ट में बैठा करते थे, या फलाने ऑथर ने लिखा तो है बट देन वी विल सी कि उन्होंने अच्छी बातें लिखी है, खराब बातें नहीं लिखी। कल्हान को इन सब चीजों की चिंता थी नहीं क्योंकि वो लिख रहे थे 12वीं शताब्दी में सर, ठीक है ना, समझे। ही वॉज राइटिंग इन द पीरियड 1130s but he'll be mentioning about the earlier time as well sir, getting your point, okay। तो खासियत ये है कि इन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, हिस्टोग्राफिकल एनालिसिस किया हुआ है, इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी लिखा है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। तो ब्लैक एंड व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ज्यादा लिखा है रेदर देन ग्रे वाला नहीं लिखा है सर, ठीक है। कंपाइलेशन लिखने की कोशिश की गई है और इन्होंने वी विल फाइंड कि इस पीरियड में जो इंडियंस के ऊपर ब्लेम रखाया जा रहा था कि इंडियंस को हिस्ट्री लिखना नहीं आता था एंशिएंट इंडिया में, वो चीज की पिपुड़ी बजा दी सर, है ना, समझे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि कल्हांस रात तरंगिनी इज सीन एज अ बुक, इट इज हाईलाइटेड एज अ बुक सोर्स, कि भाई देखो इसमें से बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर समझ में आती है सर, है ना, समझे। तो ऑप्शनल में इनके ऊपर 2-3 दफा सवाल आ चुके हैं, जीएस में इसको रिफ्रेश करके आएगा सर, ठीक है। क्योंकि वी विल फाइंड कि एक सवाल यूपीएससी ने ऑप्शन में बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा कि एंशिएंट इंडियंस हैड नो टेस्ट फॉर हिस्टोग्राफी, देयर स्कॉलर्स कैर्ड मोर फॉर रिलीजियस एंड फिलोसफिकल स्टडीज, Indian historiography is essential in Islamic heritage. Comment upon this statement with special reference to contemporary authors and their work which help us in reconstruction of early medieval period of Indian history. Actually कल्हान ने लिखा कब था? अर्ली मिडिवल पीरियड में लिखा था। 1130s का जो पीरियड है, 12वीं शताब्दी का जो पीरियड है, जो रात तरंगिनी जब एग्जैक्टली कंपाइल की गई थी वो तो प्रारंभिक मध्यकालीन युग था। अब ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया था सर, ठीक है। तो खास करके जितने भी वेस्टर्न ऑथर्स हमें इतिहास के अंदर देखने को मिलेंगे, उनकी बायसनेस ऐसी है कि हिस्ट्री को ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, डायनेस्टी बाय डायनेस्टी क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरएस एंशिएंट इंडिया के ऑथर्स जो थे, इनका ये मानना था कि भाई हम क्रोनोलॉजिकल नहीं लिखेंगे, हम फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग देंगे। देखो हमें ये नहीं देना है कि फलाने दिन राजा उठे, घोड़े के ऊपर बैठ गए, फिर गिर गए सर, नहीं। हमें ये लिखना है कि राजा को शासन कैसे चलाना है, और घोड़ा अगर ना हो तो हाथी से कैसे शासन चलाना है सर, ठीक है ना, समझे। वी वर नॉट बैड इन हिस्टोग्राफी सर, है ना। प्लीज रिमूव दिस मिसकंसेप्शन फ्रॉम योर माइंड, ओके, कि हिस्ट्री ऐसी ही लिखी जाए, ऐसा किसने कहा सर, ठीक है ना, समझे। हिस्ट्री में ये जरूरी है कि राजा घोड़े से गिर गया, या ये जरूरी है कि घोड़ा ना हो तो हाथी से उपयोग करना सर, कैरिंग ऑन, ओके। ये जरूरी है कि राजा के पास ये फलाने फलाने बॉडीगार्ड को बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ये ऐसा चल रहा था और राजा ने आज ये खाया, फलाना खाया, नहीं। हिस्ट्री में ये जरूरी है कि बॉडीगार्ड का उपयोग कैसे करना है, इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे करना है। तो वी वर वेरी हाईली फिलोसफी, वी वर एसेंट्रिक इन राइटिंग हिस्ट्री सर, ठीक है। वी ऑथर्स इन एंशिएंट इंडिया वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट डे टू डे मंडेन एक्टिविटीज एंड मंडेन थिंग्स टू बी राइटिंग एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये क्या चिंदी चिंदी बातें लिख के बेसिकली अपना ही स्टेचर डाउन करना सर, ओके। तो अपने ऑथर्स का बड़ा क्लियर कट मानना था कि भाई देखो अपने लिखेंगे जरूर से बाबा सर, ठीक है ना, समझे, पर अपने क्या कि एकदम हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए और लिखना चाहिए कि मतलब मजा आवे ऐसा सर, ठीक है ना, समझे। ये क्या भाई बेसिकली क्या कहते हैं कि ऐसा खाना है, नहीं ऐसा पीना है, ना ऐसा करना है, नहीं 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 सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ये एक फंडामेंटल पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलता है एंशिएंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल्हान ने आते आते वी विल सी कि उस चीज में बदलाव किया। कलान ने कहा कि देखो फिलोसफिकल नहीं, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री भी लिखते हैं, हम उसके अंदर थोड़ा कल्चरल तड़का भी मारेंगे, हम सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर देंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को बड़ा फायदा होगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इनफैक्ट 2022 के अंदर भी मेंस के अंदर आपको ऑप्शनल में ये सवाल आ गया था कि डिस्कस रात तरंगिनी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ राइटिंग ट्रेडिशन इन अर्ली इंडिया सर, ठीक है। कि भाई प्रारंभिक मध्यकालीन या प्राचीन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग प्रारंभिक भारत की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल क्यों है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है सर, ठीक है। एंड इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ काव्य हिस्ट्री सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। काव्य इतिहास समझ में आता है। काव्य इतिहास का मतलब है क्योंकि इट इज नॉट रिटन फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वी विल सी की द कविताज और द वर्सेस सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके।
तो रात तरंगिनी का जो पूरा फॉर्मेट है बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि इसके पहले कोई भी राजा के द्वारा या कोई भी ऑथर्स के द्वारा एंशिएंट इंडिया में इस तरह का फॉर्मेट नहीं लिखा गया है। रात तरंगिनी इज अ बुक बेसिकली दैट इट्स डिवाइडेड इनटू 8 वॉल्यूम्स। कितने वॉल्यूम्स है इसके अंदर? 8 वॉल्यूम्स है सर, ठीक है। ये खासियत ये है कि ये काव्य भी है और इसमें इतिहास भी है सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये बेसिकली अलग अलग तरंगों में डिवाइडेड है। तरंग का मतलब होता है वेव्स। तो इसमें कल्हान ने ये बताने की कोशिश की है कि कश्मीर के इतिहास में मेरे पहले 8 तरंगे आके गई है सर। ये 8वीं तरंग है जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ सर, ठीक है ना, समझे? सो ही इज राइटिंग अराउंड 8000 वर्सेस। इन्होंने कितने लिखे हैं? करीबन 8000 के आसपास सर, है ना। मतलब ऐसे तो 7820 के आसपास है, अपन राउंड करके 8000 लिख देंगे सर, ठीक है ना, समझे? 8000 वर्सेस में कल्हान ने लिखा है कि मैं तो 8000 पे वर्ष के ऊपर बैठा हुआ हूं, पर कश्मीर के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8000 वर्सेस के अंदर और भी शासक आए थे जिन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है, ऑब्जर्व किया है। ऐसी ऐसी परिस्थिति कश्मीर की हुआ करती थी सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस तरह से कश्मीर के इतिहास के अंदर से रात तरंगिनी की अपनी इंपॉर्टेंस आपको मिलती है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो फर्स्ट पार्ट इज यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। इट इज रिटन इन 1130 पीरियड सर, 1130s के अंदर लिखी गई है सर, ठीक है। कोर्ट के अंदर बैठ के लिखी गई है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। उन्होंने आगे के एंटीसीडेंट्स देख लिए हैं कि भाई पुराने ऑथर्स ने क्या क्या गलतियां की है। कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। उसमें ओरिजिन से लेके वी विल फाइंड कि 12th सेंचुरी तक कश्मीर के इतिहास में क्या क्या घटनाएं बनी हैं, उन सब का भी मेंशन किया है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये 5-6 फीचर्स हमें पहले क्लियर हो जाने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कल्हान। उसके बाद कल्हान ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया है उसको एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड विल ट्राई टू सी कि भाई इसमें क्या क्या इनकी राइटिंग्स थी और ऑब्जर्वेशंस थी सर, ओके। अब सवाल आपको ये आना चाहिए कि भाई कल्हान के पहले के राजा लोग इतना फिलोसफिकल लिखते थे, कल्हान के पहले इतनी क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखी गई बातें, कल्हान के पहले इयोलॉजी ज्यादा लिखी गई। इस बार कल्हान ने सबका धागा खोल दिया और कहा कि भाई नहीं, मैं तो कोई भी ग्रे एरिया नहीं रखूंगा। मैं दिद्दा को कहूंगा कि भाई दी 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 कर दूंगा सर, ठीक है ना, मैं नहीं चलाऊंगा। दीदा ने गलत किया था तो गलत किया था सर, ठीक है। तो कल्हान दीदा के बारे में अच्छा भी लिखता है, बट देन वी विल फाइंड कि वो दीदी के बारे में, मतलब दीदा का मतलब होता है दीदी, दीदी इज द एल्डर सिस्टर सर, ठीक है ना, समझे? तो उनको क्रिटिसाइज भी कर देता है, बड़ी क्रूअल थी वो, अपने बेटों को और अपने नातियों को भी उसने नहीं छोड़ा सत्ता की लाई में सर, ठीक है। तो ही इज लाइक कि नो, आई विल नॉट कीप एनी काइंड ऑफ ग्रे एरियाज, ओके। अब ये फॉर्मेट में क्यों चेंज आया हिस्टोग्राफी में सर, ठीक है, क्योंकि कल्हान के पहले आप देखने की कोशिश करो तो देयर इज अ ह्यूज ट्रांजिशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री सर, है ना, समझे? तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ था कल्हान के मन में कि भाई मैं बाकी सारे ऑथर्स की तरह नहीं लिखूंगा सर, ठीक है। तो मैंने बताया कि कल्हान ने एक तो पहले प्रीवियस स्टडी कर दी थी सर, ओके। तो वो 1130s में जब कोर्ट के अंदर बैठा था और वो जब कोर्ट के अंदर बैठ के देख रहे थे तो उनको पहले के पीरियड के ऑथर्स के बारे में पता था सर, ठीक है ना, समझे? उनको जितने भी कोर्ट ऑथर्स से उनकी वीकनेसेस उनको पता चल गई थी, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ही वाज ऑलरेडी अवेयर कि भाई मेरे को वैसा का वैसा नहीं लिखना है सर, ठीक है। इनके पास काफी सारे सोर्सेस अवेलेबल करवाए गए थे, सो बिकॉज ही वाज अवेयर टू द सोर्सेस, तो उनको ये पता था। तीसरी कहानी, कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझोगे तो कल्हान जब ये लिख रहे थे वो 1130s में लिख रहे थे, और तब तक कश्मीर की एक रीजनल आइडेंटिटी बन चुकी थी, और ये रीजनल आइडेंटिटी बनने के कारण भी वी विल कम टू नो कि वहां का एक अलग से कल्चर निकल के आया था। तो कल्हान को लग रहा था कि इस कल्चर को, इसकी आइडेंटिटी को, इसकी पॉलिटिक्स को अगर मुझे समझाना है तो अलग तरह से समझाना पड़ेगा। वो मैं पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा सकता, जो क्योंकि पुराने ऑथर्स ने 400 साल पहले, 200 साल पहले, तब अलग व्यवस्था थी, अब अलग व्यवस्था है सर, ठीक है। तीसरी, कल्हान बेसिकली कश्मीर की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कश्मीर इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट and it had privy to all the exchanges that were taking place in Central Asia at that time sir, ठीक है। आप देखिए
कश्मीर की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है ना सर, ठीक है। ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के कारण आज के तारीख में हम लोग को सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं, पर उस पीरियड के पॉइंट ऑफ से व्यापार बहुत हो रहा था, पहले का सिल्क रूट चल रहा था, तो आने जाने के बहुत सारे विचार अवेलेबल थे। तो सेंट्रल एशिया में जो कल्चरल ट्रेडिशंस निकल के आ रहे थे, क्या वो कल्हान के लिए हेल्पफुल होंगे कि नहीं होंगे सर, ठीक है। तो उसकी लोकेशन के कारण जितने भी सेंट्रल एशिया के अंदर लिटरेचर के ट्रेडिशंस निकल के आ रहे थे, वो सब फ्लो इन करके कश्मीर की तरफ आ रहे थे सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। क्योंकि कश्मीर वाज द एंट्री गेट एट दैट टाइम ना। तो कल्हान को दिख रहा था कि देखो यार, वहां मध्य एशिया में ऐसे क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं, तो अपने भी क्यों ना लिखे सर, ठीक है ना, समझे। सो इफ द रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया कैन राइट इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, we can also write it out, let us experiment this out, let us see this part सर, है ना, समझे। तो अगर यही कल्हान साउथ में होते तो शायद तक ना लिखते, क्योंकि उस टाइम पे उनको इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होता सर, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत मैटर करता है सर, ठीक है। उनकी रीजनल आइडेंटिटी भी मैटर कर रही थी, सोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल थे, इन्होंने पहले के ऑथर्स को पढ़ लिया था। तो बहुत सारे फैक्टर्स इनके लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई लेट अस हैव अ न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, एंड लेट अस नॉट राइट ओनली द फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स or a perspective aspect. Let us see and also criticize the problems that the bureaucracy was being playing into, or the monarch was doing the mistake, और क्या क्या चीजें कर रहा है, क्या क्या चीजें नहीं कर रहा है, सब कुछ लिखेंगे सर, है ना, गेटिंग ओपन, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में तल्हान ने रात तरंगिनी को कंपोज किया। इसमें 8 तरंग है सर, ठीक है, देयर आर 8 वेव्स, ओके ना, समझे। ये इन्हीं को ही 8 तरंग के रूप में पहचानते हैं। ये तरंग कुछ नहीं बट वॉल्यूम्स है सर, ठीक है ना, समझे। This volumes are in the 8 volumes. So the whole Raat Tarangini has 8 different parts. Okay ना, समझे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सर, ठीक है ना, समझे। कल्हान जो थे ना, वो 8वें पार्ट से बिलोंग करते हैं, खुद पर्सनली हाजिर थे, पर उन्होंने आगे की डायनेस्टीज के बारे में भी लिखा है सर, ठीक है। सो अंडर दिस 8 वॉल्यूम्स ही हैज मेंशन पॉलिटिकल कंडीशन, he has mentioned social conditions, he has mentioned economic conditions, he is mentioning about the cultural and the religious conditions of Kashmir as well, कि क्या क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कश्मीर के अंदर हुआ था, या वी विल सी कि कश्मीर जो है वो कैसे फ्लरिश किया है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन द सोर्स ऑफ राइटिंग एंड व्हाट ही हैड ऑब्जर्व, और कश्मीर में कौन सी डायनेस्टीज रूल करती है। पिक्चर क्लियर सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि पहले पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर के अंदर कल्हान ने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया है, आगे की हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत लिखी है। 12th सेंचुरी में उन्होंने कश्मीर में क्या हुआ था उसके बारे में उसने खास करके लिखा है सर, ठीक है। और उसके पहले के पीरियड में तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, हर्षवर्धन और उसकी कहानी क्या थी, किस तरह से चलता है सर, ठीक है। सो दिस बुक इज कंपोज्ड इन 8 तरंग और 8 वेव्स और 8 वॉल्यूम्स। देयर आर अराउंड 8000 वर्सेस। अब सवाल ये आता है कि भाई कल्हान ने जो लिखा है बड़ा ट्रांजिशन है, बड़ा नोवेल लिखा है, इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं लिखा था सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। क्योंकि अर्लियर क्रिटिसिज्म यही थी कि प्राचीन भारत के लोगों को हिस्टोग्राफिकल सेंस नहीं है, वो हिस्ट्री में भी फिलॉसफी डाल देते हैं। तो हमको कहना था कि भाई तुम गोलू हो सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। हमको ये चिंदी चिंदी बातें लिखनी पसंद नहीं आती कि ऐसा हुआ ये हुआ सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। हम लोग की सोसाइटी बड़ी मैच्योर है सर, ठीक है। तो ये जो मुंडेन डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है वो थोड़ी बतानी होती। हम तो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसे चलानी चाहिए, कहाँ गलती ना करे, गलती हो जाए तो रिवॉल्ट को कैसे सप्रेस करना है, कंट्रोल करना है चीजों को सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में कल्हान ने रात तरंगिनी को एक नए सिस्टम में लेके आया। इसको कहते हैं चेंज इन हिस्टोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया और अर्ली इंडिया सर, ठीक है ना। सो दिस इज द ओनली बुक, है ना, गेटिंग ऑफ इट, ओके, जो एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करती है राइटिंग के अंदर से। क्योंकि आप इसके पहले पुराणों को देख लीजिए। अब क्या पुराण जो थे भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का नॉलेज देते हैं कि नहीं देते, देते हैं। पर पुराण में टाइम का कंसेप्ट बड़ा फिलोसफिकल है, आपको भी पता है, कल्प है, युग है ना, महायुग है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और दैट इज नॉट डाइजेस्टेबल फॉर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। उनको समझ में नहीं आता, बोले ये ऐसे कैसे हो गया सर, ठीक है ना। क्योंकि हम तो आदिकाल की बात करते हैं, उसमें काल की बात कर रही है, हमें समय की बात नहीं करते, हम कालखंड की बात करते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो हजारों हजारों तक युग तक चलता रहता है, तब जाके एक महायुग आता है,
पल्प का समय आता है सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि दैट वाज वेरी 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 सब्जेक्टिव एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग अबाउट, ओके। इसके सिवाय भी अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमारे यहाँ चरितास लिखी गई थी, चरितास। चरितास वर एक्चुअली द बायोग्राफी ऑफ दैट टाइम सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि चरितास में भी प्रॉब्लम ये था कि कोई भी राजा की बायोग्राफी लिखी गई है, वी विल सी कि कोर्ट के अंदर ऑथर ने लिखा है, तो ये चरितास की भी अपनी लिमिटेशन थी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल्हान को लगा कि नहीं, मुझे चरितास से कुछ बोरो करना है, पुराणों से भी बोरो करना है, सेंट्रल एशिया से भी बोरो करना है। तो कल्हान को ज्योग्राफिकल उसको फायदा हुआ, कल्हान को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी का फायदा हुआ, कल्हान को चरितास से भी सीखने को मिला कि वहां पे बायोग्राफी लिखी जाती थी, चरित्र लिखा जाता था, बुद्धा की चरित्र लिखा गया, हर्षा की चरित्र लिखा गया। उसके बाद बिल्हान, कल्हान से पहले एक और हान ऑथर थे बिल्हान, अगर आपको याद होगा, वो कल्हान से 100 साल पहले हुआ करते थे। बिल्हान ने एक चरिता लिखी थी जिसका नाम था विक्रम देव चरिता सर, ठीक है ना, समझे। ये दक्षिण भारत के एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, उनके कोर्ट में जाके उनकी चरिता लिख के आए थे सर, है ना। पुलकेशिन टू के डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कल्याणी चालुक्य से सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कल्हान ने ये प्लान किया कि अपने पास जो भी प्रीवियस ऑथर्स है उन सबका डेटा इकट्ठा करो, अपने पास जो भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, लैंड ग्रांट्स, कॉइन इधर उधर के जो भी मिल रहे सब इकट्ठा करो, एंड देन राइट डाउन, तो मजा आएगा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि कल्हान लिखेंगे, ही विल बी राइटिंग इन 8 वॉल्यूम्स, वो 8 वॉल्यूम्स में लिखेंगे, याद रखना। ये आठों के आठों वॉल्यूम्स हमारे लिए बड़े प्रोमिनेंट है। इसके अंदर से ही हमें ये देखना है कि उन्होंने कौन सी जगहों का मेंशन किया है। वी विल कम टू नो कि ही इज आल्सो हाइलाइटिंग the exchanges, he is highlighting about the condition, he is highlighting about the socio-economic tenures as well, है ना, क्या क्या चीजें उस पीरियड के अंदर हुई थी। एंड वी विल फाइंड कि he'll be writing about the administration as well सर, ठीक है। अब देखिए कि टोटल उसने ना 8 तरंगों में लिखा है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। हम क्या करेंगे, तरंग वाइज देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे तरंग वाइज लिखा है, फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको जिस्ट बता दूंगा। जिस्ट बताने का मतलब यह है कि वी विल सी दैट जो फाइनल क्रक्स है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्रक्स है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कश्मीर में वी विल सी कि 3 डायनेस्टीज रूल करती है सर, ओके। तो एक थी कारकोटा डायनेस्टी, दूसरी है उत्पल और तीसरी लोहार, इसी को ही यशकार डायनेस्टी के साथ जोड़ते हैं हम लोग सर, ओके। अब होता क्या है कि जब हम लोग कश्मीर के ओवरऑल हिस्ट्री की बात करेंगे सर, ओके ना, व्हेन वी विल ट्राई टू सी द ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तो ये 3 डायनेस्टी से पहले ही कश्मीर का बेसिकली ओरिजिन हो चुका था, सही की गलत सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हेन वी ट्राई टू सी द हिस्टोरिकल और एंटीसीडेंट्स ऑफ कश्मीर सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, वी विल फाइंड कि पहली ही तरंग के अंदर, पहली तरंग मतलब दैट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द बुक सर, ओके। इन द फर्स्ट वॉल्यूम ओनली वी विल कम टू नो कि कल्हान विल बी राइटिंग अबाउट द लोकल डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इंटरेस्टिंगली वो जो पॉलिटिकल और जो कंडीशन उन्होंने लिखी है, वो करीबन मोटे मोटे तौर के ऊपर इतिहास में ये कहते हैं, क्योंकि कारकोटा, उत्कल एंड लोहार डायनेस्टी तो करीबन 7th सेंचुरी के बाद में आई सर, राइट और रॉन्ग सर, है ना, छठी और सातवीं। पर कल्हान्स राइटिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डेट्स बैक टू बिफोर कॉमन एरा पीरियड, मतलब दैट इज द पीरियड ऑफ महाजनपदास और उसके आजू बाजू का पीरियड जो है, वहां से उन्होंने कश्मीर के इतिहास को लिखने की शुरुआत की है सर, कैरिंग ऑन पॉइंट, ओके। सो वी विल कम टू नो कि इस दौर के अंदर इन्होंने एक राजा गोनंदा की बात की थी सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ राजा गोनंदा वी विल फाइंड कि कश्मीर के इतिहास के बारे में कल्हान ने ये बताने की कोशिश की कि पहले बर्फ बहुत पड़ता था, और बर्फ बहुत पड़ता था तो राजा उस पीरियड के दौर के अंदर वी विल कम टू नो कि अपने कैपिटल को शिफ्ट किया करते थे सर, है ना। वहां से उन्होंने उसकी ओरिजिन की बात की। अब इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिलती है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, कि ये राजा गोनंदा वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। इनके पीरियड के अंदर वी विल फाइंड कि उसने थोड़ी इमेजिनरी टेल्स, थोड़ी मिस्टिकल टेल्स में राजा को लॉर्ड कृष्ण के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, और उसने ये बताया है कि देयर वाज अ शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल ऑफ कश्मीर। अब देखिए कि क्या शिफ्टिंग आज की तारीख में होता है ना, समझे कि नहीं समझे। तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि इट इज स्टिल प्रैक्टिसिंग सर, ठीक है, मतलब पिछले साल तक तो हो रहा था, 2019 तक सर, ओके। 2019 मतलब कश्मीर यूनियन टेरिटरी जब तक नहीं बना था, तो कश्मीर में जो विंटर कैपिटल और समर कैपिटल का कंसेप्ट चलता था सर, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो सर्दियां जब आती थी तो जो कैपिटल है वो श्रीनगर से शिफ्ट होके जम्मू की तरफ आ जाता था। एंड वी विल कम टू नो कि जब समर का टाइम होता है
तो कैपिटल जो है वो श्रीनगर से चलता है पूरा साल सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि द टाइमलाइन हैज नॉट बीन मेंशन्ड, ओके, बट कल्हान हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। ये गोनंदा के समय से वो बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसके पीछे का कारण भी यही लिखा था कि देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्नो, एंड बिकॉज देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्नो सर, है ना, समझे, तो वी विल कम टू नो कि वो कह रहे थे कि भाई वहां लोगों को रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शासन चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इट्स बेटर कि भाई वी शुड शिफ्ट अप द कैपिटल एज वेल सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो दिस इज इंटरेस्टिंगली सीन विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, दैट ही इज हाईलाइटिंग दिस फैक्ट अबाउट दी कश्मीरी किंग्स एंड द लोकल रूलर्स। अभी देखो ये कारकोटा डायनेस्टी नहीं, अब गोनंदा कब थे सर, है ना, तो ये करीबन 1000 बीसी के आसपास की बात बोल रहे हैं। कारकोटा डायनेस्टी तो 6ठी शताब्दी में गुप्ता पीरियड के बाद आती है सर, ठीक है ना, समझे। तो यू कैन इमेजिन कि ही इज टॉकिंग वे बैक अबाउट द पीरियड ऑफ महाजनपदा और द जनपदास, एंड ही इज हाईलाइटिंग द हिस्ट्री सर, है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमको यहाँ से इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चली। इनफैक्ट पहले तरंग के अंदर ही पॉलिटिक्स के साथ साथ कुछ कुछ जगह के ऊपर कल्चर की भी नॉलेज हमको मिलती है। ये कल्चरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड की फेस्टिवल सेलिब्रेशन और उसकी भी हमें नॉलेज मिलेगी सर, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ वी विल आल्सो सी कि ही विल बी राइटिंग अबाउट द नेम ऑफ द किंग्स एंड द प्रैक्टिसेस दैट वर एसोसिएटेड टू दी कोर्ट पॉलिटिक्स एज वेल सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब पहली बुक में ना उन्होंने पूरा क्रक्स बताया है, क्रक्स समझ में आता है सर, ठीक है ना, कि एक राजा गोनंदा थे, वो कृष्ण भगवान के समकक्ष थे, वैसा कल्हान ने लिखा है। तो कुछ कुछ जगह के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, इयोलॉजी भी देखने को मिलेगी सर, ठीक है। इयोलॉजी शायद तक क्यों लिखी होगी, क्योंकि ही वांटेड टू ग्लोरीफाई the king. He wanted to highlight the role of the king in establishing the Kashmir as an independent state सर, ठीक है ना, समझे। तो कुछ चीजों में आपको ज्यादा मिल जाएगा, कुछ कुछ के अंतर्गत हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्लस माइनस होता रहता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इसमें इन्होंने पूरी जीनियोलॉजी लिखी है, कौन सी डायनेस्टी कब रूल करती है। तो अशोक कब आया, कनिष्क कब आया, और जयसिंह करके बेसिकली एक राजा थे जिनके कोर्ट में कल्हान ने खुद लिखा है सर, ठीक है ना, समझे। ये यशकार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जयसिंह, उनके ही कोर्ट में कल्हान ने बैठ के लिखा है 1130s के दौर में सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ही इज राइटिंग अबाउट जीनियोलॉजी। इयोलॉजी का मतलब क्या होगा, बेसिकली इन प्रेज में लिखना है, किसी के गुणगान में लिखना है सर, है ना, समझे। तो राजाओं के बेसिकली, तो इससे ही हमको कश्मीर के अंदर मगध के शासक कैसे रूल कर रहे थे वो पता चलता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके ना, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद फिर दूसरे नंबर की बुक आई सर, है ना, सेकंड बुक, क्या है नाम, इसका भी नाम क्या है, दैट इज द सेकंड तरंग। सेकंड तरंग का मतलब क्या होता है कि दूसरी वॉल्यूम है सर, ठीक है। इसमें भी वी विल कम टू नो कि इन्होंने दूसरे राजाओं का बात किया, प्रताप आदित्य, आर्य राजा सर, ठीक है ना, समझे। इसमें सोर्सेस इन्होंने नहीं लिखा है, मोस्ट प्रोबब्ली इसमें लिमिटेशन है सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें राजाओं का नाम तो थोड़ा बहुत मेंशन है, बट वी डू नॉट गेट द डिटेल्स सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो देयर आर लैक ऑफ डिटेल्स दैट इज मिसिंग आउट एज वेल सर, ओके। एंड वी विल सी कि व्हाई, क्योंकि दिस इज बिलोंगिंग टू द कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा मोस्ट प्रोबब्ली, इसके लिए हमको यहाँ से देखने को मिलता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब धीरे 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 जो तीसरी तरंग है ना, तीसरी और चौथी तरंग बड़ी प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहां से ही कारकोटा डायनेस्टी की शुरुआत होती है सर, ओके। एंड बाय द थर्ड एंड द फोर्थ तरंगा सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ही विल बी टॉकिंग अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ गोनंदा डायनेस्टी। वो कह रहे हैं कि गोनंद वंश, जहां से कश्मीर का इतिहास शुरू हुआ था, लोकल रूलर हुआ करते थे करीबन 1000 बीसी के आसपास, उनकी डायनेस्टी फिर से रिस्टोर हुई। रिस्टोर होने का मतलब फिर से सत्ता के ऊपर आया सर, ओके। उसमें उन्होंने एक राजा का मेंशन किया है, इंटरेस्टिंग, वो राजा को कहा गया है कि वो कंटेम्प्रेरी ऑफ विक्रमादित्य मालवा। मतलब बेसिकली अगर आपको याद होगा तो 58 बीसी के आसपास उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने शकों को हराया था सर, ओके, और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। मतलब ये बेसिकली मैत्रीगुप्त करके जो राजा की बात की जा रही है, मोस्ट प्रोबब्ली ये वही राजा की बात की जा रही है वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट I would say the local ruler, and he's also talking about the period of around 57 या 58 BC के आसपास का पीरियड सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ही इज हाईलाइटिंग दिस रोल, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनका यहाँ डेवलपमेंट हुआ, एंड वी विल फाइंड कि किस तरह से इनका बेसिस निकल के आया। तो पहली 3 किताबें मैंने बताया ना, देयर आर 8 वॉल्यूम्स, राइट, ओके। द फर्स्ट 3 बुक्स मेनली आर फोकसिंग ऑन द ओरिजिन इन द अर्ली रूलर्स ऑफ कश्मीर। समझे कि नहीं समझे, इसकी पॉलिटिक्स में क्या लिखेंगे कि इसमें ओरिजिन बात की है अर्ली रूलर्स के साथ, जैसे कृष्ण भगवान के साथ जोड़ा गया।
या जरासंध के रिलेटिव के रूप में गोनंद को लिखाना सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब उसु वाज जरासंध सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो वी विल कम टू नो कि इट इज सेड कि जरासंध के साथ वो उनके संबंधी थे। ऐसा लिखा गया कि गोनंद की और बलराम की लड़ाई हो गई थी सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और गोनंद और बलराम जी की लड़ाई होने के बाद गोनंद ने अपना साम्राज्य बनाया सर, ठीक है ना, समझे। तो यू विल फाइंड कि इस तरह से मथुरा में इनकी लड़ाई हुई थी सर, है ना। ही इज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ कश्मीर रूलर्स, कि कैसे मथुरा में बलराम, और क्योंकि ये यहाँ से बिलोंग कर रहे थे वृष्णि संप्रदाय से, बेसिकली ये 5 वृष्णि हीरोज थे सर, है ना। इसमें बलराम भी थे और इसमें वासुदेव कृष्ण भी थे सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। तो इसमें वी विल फाइंड कि इनकी ये बात की गई गोनंद की, कि देयर वाज अ बैटल एट मथुरा, एंड इन दिस बैटल एट मथुरा अवर किंग गोनंद डिफीटेड दी रूलर्स ऑफ मथुरा, और बलराम को डिफीट किया और उसके बाद अपने आप को एस्टैब्लिश किया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बेसिकली आपको लिखना क्या है कि द वेरी 3 बुक्स, है ना, समझे, पहले 3 बुक्स की अगर आप इसकी देखोगे तो इनकी ओरिजिन के बारे में पता चला, अर्ली रूलर्स के बारे में पता चला, इनको डिवाइन ओरिजिन और डिवाइन पावर्स के साथ रखा गया है या उनको ग्लोरीफाई किया गया है, ऐसे हमको जानकारी मिलती है, राइट और रॉन्ग सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हमको यहाँ से देखने को मिलती है, सिग्निफिकेंटली जो कल्हान के द्वारा हाईलाइट किया गया है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से ही मिलेगी सर, ओके। कल्हान ने ये भी लिखा है कि भाई ये पूरा का पूरा जो रेन था पहले 3 तरंगों के अंदर, जो बेसिकली गोनंद डायनेस्टी ही रूल कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हीं के ही वंशज रूल कर रहे थे। इस पीरियड में वैली में बड़ी स्टेबिलिटी थी। इस पीरियड में वैली के अंदर बहुत ही वी विल सी कि क्या कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी थी, पीस था। इसी पीरियड के अंदर उन्होंने ये भी लिखने की कोशिश की है कि पूरा का पूरा कश्मीर का वैली का रीजन्स, और साथों की साथों वी विल कम टू नो कि बाकी सारे जो रीजन्स है, जैसे लद्दाख वाला रीजन है, वो भी इनडायरेक्टली ये गोनंद वंश ने जीत लिया था सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। सो द फर्स्ट 3 बुक्स आर सिग्निफिकेंटली हाईलाइटिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. They are also highlighting the origin of Kashmir. Then they are also talking about, we will find ki the power and the conquest and the dynasty establishment in Kashmir sir, ठीक है ना, समझे। ये पहले वॉल्यूम में ही, जो पहली वॉल्यूम है ना, उसमें कल्हान ने लिखा है कि गर फिरदौस पर रुए हमी दस्तो जमी दस्तो जमी दस्तो जमी दस्तो। खैर ये तो फारसी में बाद में लिखा गया, पर कल्हान सबसे पहले थे जो कहते हैं कि अगर कहीं पे जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कल्हान ने सबसे पहले लिखा सर, है ना। आमिर खुसरो तो बहुत बाद में आए साहब सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। आमिर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में लिखा सर, जब अलाउद्दीन खिलजी के कैंपेन्स हुए और अलाउद्दीन खिलजी कश्मीर जीत के, मतलब उसने कॉन्क्वेस्ट की ट्राई की थी बट दे कुड नॉट विन इट आउट सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि इट वाज कल्हान इन द तरंग 1 ओनली सर, है ना, पहले तरंग में ही, याद रखना सर, ठीक है। ही इज हाईलाइटिंग दैट कश्मीर वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द अर्थ सर, ठीक है ना। वो 12वें शताब्दी में बैठा है, पर पहले तरंग के अंदर वो बताने की कोशिश कर रहा है सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। और उसने बेसिकली कहा कि हमें सब कुछ मिल जाता है कश्मीर के अंदर से सर, ओके ना, समझे। और ये गोनंद राजा के समय से इतना प्रॉस्परस रहा है सर, ठीक है। इज एक्चुअली हाईलाइटिंग द रोल ऑफ राजा गोनंद, जहां वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, राजा गोनंद के समय पे एकदम बढ़िया टाइम था, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम he's highlighting other things as well, okay। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, आप देखोगे यहाँ राजा का नाम लिखा है आर्य राज सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। मतलब हमें ये भी पता चल रहा है कि कश्मीर में उस पीरियड में आर्यन सोसाइटी का बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, आर्यन ट्रेडिशंस का होना शुरू हो गया है, और इसी के कारण हमें वर्ण सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है सर, ठीक है। सो इन द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द बुक सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, याद रखना, तरंग 2 के अंदर, सेकंड तरंग के अंदर से सर, ठीक है। He is mentioning the name of the kings as well, but simultaneously he is also highlighting the fact about the origin of the Varna traditions as well, sir. Getting on board, okay। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हमको यहाँ से मिलती रहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमको यहाँ से मिलती रहेगी सर, ओके। पहले 3 वॉल्यूम में हमें कल्चर के बारे में भी कुछ कुछ पता चलना शुरू हुआ था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। कल्चर के बारे में क्या क्या चीजें हमें पता चलती है सर, ठीक है। एक तो याद रहेगा आपको, मैंने बताया कि कृष्ण भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है बाकी सारी जगहों के ऊपर से सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी हम कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखेंगे, कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टोरी ऑफ अमरनाथ एज वेल सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड ही इज टॉकिंग अबाउट अमरनाथ, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी शारदा पिट एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। अगर आपको याद होगा तो शारदा, गॉडेस शारदा का बेसिकली एक मठ आया हुआ है, इट इज लोकेटेड इन द POJK region as of now, but we will see that the first two tarangas, okay ना, पहले दो तरंग के अंदर ही he has mentioned about the places of Sharda Pit, he has mentioned about Amarnath as well sir, ठीक है। So this two basically places were there जहां उसने श्राइन्स के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया, और उसने ये बताने की कोशिश की है कि वी विल फाइंड कि एक अमरनाथ करके एक पहाड़ है सर, ठीक है ना, गेटिंग, जहां लोग पिलग्रिमेज में जाते हैं, मतलब अमरनाथ के पहाड़ के अंदर पिलग्रिमेज में जाते हैं सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड दिस इज रिटन डाउन समवेयर इन दी फर्स्ट वॉल्यूम ओनली सर, ठीक है ना, फर्स्ट वॉल्यूम में ही लिखा गया है। मतलब वो बता रहा है राजा गोनंद के समय से इस प्रकार के ट्रेडिशंस चल रहे थे सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी हमको यहाँ से मिलेगी जो कल्हान ने ऑब्जर्व किया है सर, ठीक है ना। तो याद रहेगा, हमको जगहों के नाम पता चलते हैं, पिलग्रिमेज के बारे में पता चलता है, श्राइन्स के बारे में पता चलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि पहले 2-3 वॉल्यूम्स के अंदर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रिलायबल है, कुछ कुछ नहीं है सर, ओके। क्यों नहीं है? जैसे वी विल सी कि उसने बलराम के साथ लड़ाई की, गोनंद ने, ऐसी कोई हमारे पास सीधे और कोई एविडेंस तो है नहीं सर, ठीक है। मथुरा में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ मथुरा कहते हैं सर, है ना, कश्मीर को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए। या वी विल सी कि जरासंध के साथ उनके कहीं रिलेशन है, वैसे कहीं आपको ना ही कोई महाभारत टेक्स्ट के अंदर या पुराणों के अंदर आपको मिलेंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो देयर आर थिंग्स व्हिच आर एग्जैजरेटेड, देयर आर थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट एज वेल, बोथ आर बेसिकली नेसेसरी फॉर अस सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, है ना। तो हम दोनों की लिमिटेशंस इसकी लिखेंगे कि भाई यहाँ कमजोरी है, यहाँ बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वी विल फाइंड की फायदा भी है, मतलब उसका अच्छा भी पार्ट है सर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड वी विल कम टू नो कि थर्ड वॉल्यूम से शुरू करते हैं और फोर्थ वॉल्यूम से सर, ठीक है, क्योंकि फोर्थ वॉल्यूम से बड़ा ट्रांजिशन होने की शुरुआत हुई सर, कैरिंग ऑन पॉइंट, ओके। फोर्थ वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ सर, ठीक है ना, समझे। We will find key, we will come to know about multiple kings, we'll also see the role of multiple dynasties, and we'll also see कि this is the period where Kashmir flourished in a significant way sir, ठीक है। तो अभी मैं जो बता रहा था ना कि कारकोटा, उत्कल एंड लाहौर वंश या लोहार वंश या यशकार वंश कहते हैं उसको, उसके साथ जुड़ा हुआ, ये बेसिकली चौथे वॉल्यूम से आता है। ये 600 के आसपास का पीरियड था, 550 600 के आसपास का पीरियड सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसी में ही इन्होंने ललितादित्य के बारे में लिखा है और बताया कि कैसे राजा ललितादित्य एक शासक के रूप में एस्टैब्लिश हुए और कैसे कश्मीर के इतिहास को एक नए तरह से लेके गए सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब देखिए कि इसमें से ही हमें कहानी पता होनी चाहिए कि ललितादित्य का टाइम पीरियड कैसा रहा है, कैसे निकल के आया है, एंड कारकोटा डायनेस्टी कैसे निकल के आई सर, ठीक है। तो अभी मैं वॉल्यूम्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। वॉल्यूम में ब्रेक लेने का मतलब क्या है सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। अभी हम चौथे वॉल्यूम में घूम रहे हैं कहीं पे सर, है ना, समझे। चौथे वॉल्यूम में डेप्थ में जा रहे हैं, हैशटैग सर, है ना, फ्लैशबैक अप, वो कट आ गया सर, है ना, कट आने के बाद मूवी में होता है ना, फिर क्या हुआ, फिर हम उधर गए, है ना, फिर करके दूसरा सीन आता है सर, है ना, फिर अब अभी अपन कारकोटा डायनेस्टी में चले गए सर, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली चौथे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पहले 3 की हमने हिसाब किताब देख ली है, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी देख लिया है सर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी कश्मीर की, 7th सेंचुरी के अंदर निकल के आई है सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। और इसी पीरियड के अंदर विल सी about multiple things that are popping up, the role of the rulers as well, and we come to know about other conditions as well कि चौथे तरंग में राजाओं की बात की गई, उसमें कारकोटा डायनेस्टी की अपनी इंपॉर्टेंस है सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। तो इसमें 8 वॉल्यूम्स है, इसमें 8 तरंग है सर, ठीक है। 8वीं तरंग में कल्हान खुद बैठे थे सर, है ना, मतलब वो खुद जिंदा थे, इन सीटू लिखते हैं, इन सीटू समझ में आता है, कल्हान बिलोंग टू द 8th वॉल्यूम, है ना, समझे। उनका इतिहास 8वें खुद के वॉल्यूम के अंदर है, लिखेंगे सबके बारे में सर, है ना, समझे कि नहीं। जैसे मैं 2023 में जी रहा हूँ सर, ओके, पर लिखूंगा 2020 भी, 2022 भी, समझे कि नहीं समझे ना, 1950 भी सर, ओके, है ना, इट्स सिंपल ना सर, गेटिंग ओपन, ओके। आई एम लिविंग इन 2023 बट आई विल बी मेंशनिंग अबाउट अदर ईयर्स एज वेल, समझे, बेस्ड ऑन द सोर्सेज, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा दैट इज अवेलेबल सर, है ना, फैक्ट्स दैट आर अवेलेबल। तो वैसी कहानी कल्हान की है। कल्हान 1130 में बिलोंग कर रहे थे, 1130s 1140s के पीरियड में सर, ओके। बट ही विल बी राइटिंग अबाउट द कारकोटास हु केम टू पावर इन द 550s, ओके ना, समझे। 550 600 के आसपास का पीरियड है जहां इन्होंने कारकोटा डायनेस्टी के बारे में लिखा सर, ठीक है ना, समझे। अब देखते हैं कारकोटा डायनेस्टी का इतिहास कि इनका क्या है सर, ठीक है।
देखिए पीटी में तो याद रखना ही है आपको सर, गेटिंग ओपन, ओके, पर आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसे इंडिपेंडेंट हुए, कैसे निकल के आए सर, है ना, समझे। तो मेंस में जो बेसिकली ओवरऑल थीम के हिसाब से याद रखना है, पीटी में फैक्ट्स याद रखनी है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। तो कारकोटा डायनेस्टी बेसिकली सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसने कश्मीर को प्रॉपर इंडिपेंडेंट स्टेटस दिलाया। ये कैसे पता चला हमें, रात तरंगिनी में ही कल्हान ने बताया सर, ठीक है। कैसे, तो करीबन 600 के आसपास का पीरियड है, गुप्ता डायनेस्टी का फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, हर्षवर्धन सत्ता के ऊपर था, और इसी पीरियड में वी विल फाइंड कि हर्षा के ही एक मंत्री थे चंपक, है ना, इनके पीरियड में ही कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला। इन्हीं के ही कोर्ट के अंदर चंपक जो थे, चंपक के बेसिकली संतान थे जिनका नाम था दुर्लभ वर्धन सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। एंड वी विल फाइंड कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे सर, ओके। चंपक का छोकरे का नाम ऐसे तो जेठालाल है, आपको पता होगा सर, ठीक है, पर यहाँ दुर्लभ वर्धन है, ऐसा याद रखने का सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो जेठिया है ना, जेठिया की जगह अपन दुर्लभ इस तरह से कुछ कुछ बना के याद रखेंगे सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। तो चंपक चाचा वाज द मिनिस्टर सर, है ना। इनडायरेक्टली दिस शोज कि हर्षा हैड कंट्रोल ओवर कश्मीर फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ह्यूएन सांग ने खुद पर्सनली लिखा था अपनी किताब सी यू की के अंदर कि मैं जब नॉर्थ वेस्ट से आ रहा था, वेल आई वाज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आई सॉ दैट हर्षा हैड गुड पॉलिटिकल हेजीमनी ओवर हियर, वहां मोनेस्ट्रीज थी, वहां बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा है, उस सब के बारे में उसने लिखा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस थिंग शोज की वी विल सी दैट दिस थिंग शोज की ह्यूएन सांग हैड ऑब्जर्व्ड, और उसने काफी सारी चीजें उसके अंदर से हाईलाइट किया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो द फोर्थ बुक है ना, दैट इज द फोर्थ वॉल्यूम ऑफ रात तरंगिनी, इसमें दुर्लभ वर्धन है, दुर्लभ वर्धन ने ही इंडिपेंडेंट कर दिया। चंपक तो मिनिस्टर थे हर्षवर्धन के सर, ठीक है, सो ही वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हर्षा सर, ठीक है। बट जैसे ही उनके छोकरे को मौका मिला सर, ठीक है ना, जेठिया को, तो जेठिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया सर, कैरिंग पॉइंट, ओके। तो दुर्लभ वर्धन के बाद ही कुछ सालों के बाद वी विल फाइंड कि ललितादित्य शासन के ऊपर आया सर, ठीक है ना, कारकोटा वंश के। इनको कल्हान ने बहुत भर भर के लिखा है सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि ये वो पीरियड था, वी विल सी कि जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर कहते हैं सर, ठीक है ना। गोल्डन पीरियड का मतलब क्या है कि ये वो दौर है कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां बहुत सारा विकास आपको देखने को मिलेगा, कल्चरल ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। इवन कश्मीर का पॉलिटिकल एक्सपांशन भी इसी पीरियड के अंदर अपने पीक के ऊपर गया था सर, ठीक है, क्योंकि ये करीबन 670 690 के बाद का पीरियड होगा सर, ठीक है। एंड दिस इज द पीरियड वेयर नॉर्थ इंडिया वाज गोइंग थ्रू ह्यूज क्राइसिस बिकॉज ऑफ फ्यूडलिज्म सर, ठीक है। तो जब ललित आदित्य रूल कर रहे थे कश्मीर के अंदर, तो बच्चा जब रोता था 50-50 कोस दूर तक, तो मम्मी कहती थी बेटा सो जा वरना ललित आदित्य आ जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि उनका प्रभाव आज के कन्नौज में था, उनका प्रभाव आज बिहार बंगाल रीजन में था, उनका प्रभाव मध्य भारत के अंदर अवंती से लेके दक्षिण पथ तक था, उनका प्रभाव राजस्थान और गुजरात तक आपको मिलेगा, और उनका प्रभाव पंजाब से लेके विल सी कि मध्य एशिया तक आपको देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग समारकांड तक सर, ठीक है। तो आप देखिए कि एक शासक सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके, करीबन 690s के आसपास पावर के ऊपर आए, और 690 से फिर उसके बाद 750 तक रूल किया, 740 के पीरियड तक। इस पीरियड में कश्मीर को ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या वी विल सी की पॉलिटिकल एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वी विल फाइंड कि किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो ललित आदित्य ने बढ़ाया था। कल्हान इनको लिए भर भर के अच्छी बातें लिखेंगे सर, ओके ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो ही वाज एबल टू डिफीट मल्टीपल डायनेस्टीज. Interestingly, he was also able to defeat the Sindh who had, or the Arabs who had tried to invade from Sindh. Okay, तो हुआ क्या कि ललित आदित्य जब सत्ता के ऊपर आया ना 690-700 के आसपास, 750 तक 740 तक ये रहते हैं, ऑलमोस्ट 740 के पहले उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस टाइम पे अरबों ने एंट्री करने की कोशिश की थी यहाँ कश्मीर की तरफ। ओके, तो इनकी भी सर्विस हो जाएगी सर। ओके, तो वी विल फाइंड कि ललित आदित्य के बारे में हमें पता चलता है कि बड़ी प्रोमिनेंट इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था। इन्हीं के पीरियड में कल्हान ने इनको काफी ग्लोरीफाई किया है सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन। ओके, अब देखिए कल्हान इनके कोर्ट में तो बैठता नहीं था, कल्हान तो इनके 500 साल के बाद आया, तो कल्हान की राइटिंग में ऑब्जेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, होगी जरूर से सर, है ना। तो उसने कुछ ज्यादा गलत नहीं लिखा है, कहने की बात आपको ये मिलेगी सर, गेटिंग ओपन। ओके, तो उसने जो भी लिखा है अच्छा लिखा है, मतलब और सच्चा भी लिखा है सर, जैसा तैसा नहीं लिखा होगा सर, गेटिंग ओपन। ओके, तो कल्हान विल बी राइटिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर.
he'll be talking about a king called as King ललितादित्य मुक्तपेड़ा के रूप में इनको पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ कश्मीर, ही इज सीन एज अ पर्सन जिन्होंने अरबों को डिफीट किया था सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। उस टाइम पे जुनैद करके एक अरब कमांडर थे, वो यहाँ पे आए थे। इनफैक्ट इसी पीरियड में गुर्जर प्रतिहारों के साथ भी ये लड़ने आए थे अरब सर, है ना। नागभट्ट करके एक राजा थे, इन्होंने इनकी सर्विस की थी, बोले इधर नहीं आने का सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। फिर वो बेसिकली तिब्बत की तरफ भी गए, ही वेंट टुवर्ड्स तिब्बत एज वेल सर, ओके। इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा कहते हैं कि सेंट्रल एशिया में समरकांड के ऊपर भी आक्रमण किया। कन्नौज और मगध वाला रीजन इनके अंडर में था। कनक के बूज, अगर आपको याद होगा, कन्नौज का पुराना नाम है सर, है ना, कनक के बूज सर, है ना, समझे। तो कन्नक के बूज बेसिकली दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ कन्नौज, है ना, दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड। तो वहां यशोवर्मन करके एक राजा था, याद रखना, है ना। आपको कभी कभी पीटी में आता है कौन किसका कंटेम्पररी था, हु वाज कंटेम्पररी टू हु, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, समझे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यशोवर्मन बेसिकली गृहवर्मन की डायनेस्टीज और हर्षवर्धन के बाद वाले पीरियड में आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना। 690 740 के आसपास का पीरियड है सर, कैरिंग ऑन पॉइंट, ओके। इनफैक्ट इनके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बड़ी सिग्निफिकेंट याद रखते हैं, क्योंकि अवंती से लेके उत्तर पथ तक, मतलब ये पूरा का पूरा जो रूट है वो इनके अंडर में था। सेंट्रल इंडिया अवंती उनके अंडर में आपको मिलेगा। पंजाब, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से लेके उड़ीसा तक इनका प्रभाव आपको मिलता है। दक्खन तक चले गए थे, एंड मोस्ट प्रोबली ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रकूतों के साथ भी इन्होंने लड़ाई की थी। अब ये कैसे पता चला, तो कल्हान हैज मेंशन्ड अबाउट रत्ता। मोस्ट प्रोबली ये रत्ता कोई और नहीं पर राष्ट्रकूट थे सर, है ना। वो राष्ट्र का रत्ता और कूट का कू आ गया सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड या कूट का वो ट आ गया सर, है ना, समझे। तो हमें ये पता चलता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राष्ट्रकूतों के साथ भी लड़ाई की थी। इंटरेस्टिंगली इसमें क्वीन भी हुआ करती थी जिनके साथ इनकी लड़ाई होती है। देयर वाज अ क्वीन फ्रॉम डेक्कन, आई फॉरगॉट her name, which is mentioned highlightly, and we will find कि under the राष्ट्रकूता city it is mentioned as well सर, ओके ना, समझे। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि बड़े प्रोमिनेंट थे। इनके द्वारा ही सैकड़ों वी विल सी कि कल्चरल डेवलपमेंट किए गए, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। चाइना के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे थे सर, है ना, समझे। तो चाइना की तैंग डायनेस्टी थी, तैंग डायनेस्टी चाइना में रूल करती है, जहां से ह्यूएन सांग को भी भेजा गया था, मतलब लेटर ऑन ह्यूएन सांग को वहां से फेल्स्ट्रेट किया था वही डायनेस्टी ने। उनकी किताब में भी इनका बात किया गया है सर, कैरिंग ऑन, ओके। तो यू विल फाइंड कि देयर इज सो मच मेंशन अबाउट द किंग ललितादित्य इवन बाय फॉरेन किंग्स एज वेल सर, ओके। तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, और कल्हान ने कहा है कि इन्होंने सैकड़ों सिटीज का फॉर्मेशन किया था सर, ठीक है ना, समझे। तो कल्हान बताते हैं कि इनके द्वारा सैकड़ों पूरा बनते, पूरा समझ में आता है सर, ठीक है ना, समझे। पूरा था सिटीज, टाउन, है ना, समझे, समझे कि नहीं समझे। जैसे शुभम है, शुभम ने अपने नाम का सिटी बनाया, शुभम पूरा सर, ठीक है ना, समझे। शुभम नगर, शुभम आबाद सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो डिपेंडेंट ऑन द लोकल लैंग्वेजेस आप जो भी यूज कर रहे हो सर, है ना, समझे। शुभम बर्ग, है ना, आप फॉरेन में रहोगे, शुभम बर्ग, ओके, समझे। लेनिन क्या कहते हैं, पिट्सबर्ग सर, है ना। तो पिट्स के नाम के ऊपर का सिटी है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड, या फॉरेन में बर्ग लगते हैं, बोरो बोरो या बर्ग लगते हैं सर, ठीक है ना, शुभम बोरो, है ना, समझे नहीं समझे। अपने यहाँ क्या बनता है, अपने यहाँ नगर बनता है, ऊर बनता है, पूर बनता है, बाद बनता है, आबाद बनता है सर, ठीक है ना, समझे। तो शुभम ने बनाया होगा शुभम आबाद, है ना, शुभमपुर, शुभम शुभमूर सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। शुभम नगर सर, है ना, समझे। तो बेसिकली सेटलमेंट्स है सर, ओके। तो कल्हान हैज रिटन अबाउट मल्टीपल टाउन्स एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। अब जैसे पीटी में याद रखना, एक है ललितापुरा, नाम ही देखने को समझ में आता है, ललितापुरा सर, ठीक है। ललित आदित्य के द्वारा बनाया हुआ ललितपुरा सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। ये बेसिकली यशोवर्मन के साथ लड़ाई के बाद उन्हें उसके आगे कंटेक्स्ट में बनाया गया था सर, ठीक है। दूसरी कहानी वी विल फाइंड कि इन्होंने सैकड़ों जगह बनाई है। एक है पहिषपुरा सर, ठीक है, ये उनका एक कैपिटल हुआ करता था। लोकपुण्यपुरा, दर्पितपुरा, सुनिश्चितपुरा, ठीक है ना, समझे। इतना सुनिश्चित था, मतलब उनको अपनी पावर के ऊपर उतना विश्वास था कि कोई कुछ नहीं उखेड़ सकता अपना सर, गेटिंग ओपन, ओके। दर्पितपुरा सर, है ना, परनोस्ता सर, दिस आर ऑल द नेम्स ऑफ द सिटीज, ओके। दिस शोज हिज इंटरेस्ट एज अ मास्टर बिल्डर, है ना, समझे कि नहीं समझे। मास्टर बिल्डर समझ में आता है सर, ठीक है। देखो, शासक को बेसिकली खाली पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं देखा जाता सर, ओके। शासक को देखा जाता है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है सर, ठीक है ना, उसकी पब्लिक के लिए वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से क्या क्या कार्य आपको मिलेंगे सर, ओके। तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमें ये पता चलेगा कि कल्हान ने हाईलाइट किया है, ही हैज ग्लोरीफाइड what has been the contribution of King Lalitaditya with respect to Kashmir as well, sir. Getting on, okay. In fact, इन्होंने विष्णु जी, शिव जी,
और सूर्य भगवान के लिए मंदिर बनाए, सैकड़ों मंदिर आपको कश्मीर वैली के अंदर देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। इनफैक्ट वरामुल्ला, अगर आपको याद होगा सर, ठीक है ना, बारामुल्ला जिसे कहते हैं ना, वरामुल्ला नाम था उसका एक्चुअली सर, ठीक है। वरामुल्ला इज डेडिकेटेड टू किंग वराह, वराह इज होम सर, विष्णु जी के डेडिकेटेड आपको मिलते हैं सर, ठीक है ना, समझे। बारामुल्ला आज हो गया है सर, बहुत सारे नाम समय के साथ बदले, तो वी विल फाइंड कि वो विष्णु जी के डेडिकेटेड सेटलमेंट था, वो भी इसी के आगे पीछे पीरियड में ही बनता है। और मेनली सन गॉड को डेडिकेटेड टेम्पल बनाया था, मार्तंड सन टेम्पल सर, ठीक है। मार्तंड इज अ नेम फॉर सन ओनली सर, ठीक है ना, समझे। आदित्य है, मार्तंड है, सूरज है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये सन टेम्पल आपको मिलता है सर, ओके, समझे। तो ये सबसे प्रोमिनेंट आपको मिलेगा, ये तो आज की तारीख के अंदर आपको मिलता है ना। तो वी विल फाइंड कि इसको लेकर अभी पिछले साल कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कंट्रोवर्सी इसको कंटेक्स्ट में हुई थी कि वहां पे अभी फिर से एक पूजा हो गई थी सर, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट सर, ओके ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये बिकॉज एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आता है, तो एएसआई ने कहा कि भाई देखो, बिकॉज इट इज अंडर द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ओके ना, समझे, तो आप इसके अंदर कोई भी पब्लिक एक्टिविटी नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू टेक अवर परमिशन, बिकॉज ये बचे कुचा टेम्पल इंस्टीट्यूशन है, ये टूट ना जाए या कोई डैमेज ना हो जाए, और इतनी सारी पब्लिक होती है, अफड़ा तफड़ी ना मच जाए इसके लिए सर, ठीक है ना, समझे। बट देन वी विल फाइंड कि एक दो टाइम तक न्यूज में आया, फिर वो फिर से चला गया सर, ठीक है। तो देखिए इसको, और लास्ट में अगर जब क्या कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स कराऊंगा तो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा सर, ठीक है। ये ललित आदित्य ने खुद बनाया था सर, ठीक है ना, समझे। ललित आदित्य हिमसेल्फ एक्चुअली मेड दिस टेंपल, एंड वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है। अब देखो, दिस इज नॉट द ओल्डेस्ट टेंपल सर, ठीक है ना। ओल्डेस्ट सन टेंपल ऐसे मतलब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में या आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखोगे तो जो ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है ना सर, ठीक है ना, समझे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है मुल्तान का सन टेंपल, आदित्य मंदिर सर, ठीक है ना, समझे। मूल स्थान सर, ठीक है ना, समझे, आदित्य मंदिर एट मूल स्थान, अपन है ना हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मूल स्थान लिखते हैं सर, खैर। तो फाइंड की विल सी कि ये सबसे पुराना, ये 5th सेंचुरी का है सर, गेटिंग ऑन, ओके, ये 5वीं शताब्दी का है सर, ओके। तो ललितादित्य is seen as a personality or we can say ruler who has contributed to Kashmir, in fact in a very huge way, in a political way, in a cultural way as well sir, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। और इनके द्वारा बेसिकली कल्हान लिखते हैं कि इनकी गॉड लाइक पर्सनालिटी थी, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ था, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्कर किया इन्होंने, शाही डायनेस्टीज को इनडायरेक्टली अपने अंडर में ले लिया था, सेंट्रल एशिया की से, ठीक है ना, समझे, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ करती थी, और इन सब के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग, कल्हान इज नॉट द ओनली पर्सन, याद रखना। अलोंग विद कल्हान देयर इज अ ऑथर कॉल्ड एज अल बिरूनी। अल बिरूनी का बात अगर आपको पता होगा तो ये गजनी के कोर्ट में आया था, और इसने 1000 के बाद भारतीय इतिहास में एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। उसने ललित आदित्य को किंग मुत्ताई के बारे में लिखा है सर, ठीक है ना। तो इवन ही इज राइटिंग समवेयर इन द 1000 सीई ऑनवर्ड्स के आसपास, ये जो भारत में आया था, कश्मीर को गया नहीं था, पंजाब की तरफ गया था, और इसने कहा कि यार कश्मीर के लोग अलग ही प्रकार के हैं, और यहाँ मुत्ताई करके एक राजा था, वी विल फाइंड कि उसके बारे में उसने बताया है कि भाई देखो ये कितना प्रोमिनेंट राजा थे सर, कैरिंग ऑन, ओके। तो दिस इज हाउ वी विल सी कि द प्रोमिनेंट पीरियड ऑफ किंग ललितादित्य वॉज सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि उनके द्वारा सैकड़ों जगह के ऊपर लड़ाइयाँ होती है, सेलिब्रेशंस किए गए थे सर, ठीक है ना, और भी चीजें हमको यहाँ से मिलेगी। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि द पीरियड वाज ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट सर, ठीक है ना, समझे। फिर उसके बाद और भी राजा आपको देखने को मिलते हैं सर, ठीक है, जैसे वज्रादित्य है, जयापीड़ा है, ऐसे सब आपको राजा देखने को मिलेंगे, पर वो ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव सर, गेटिंग ऑन, ओके। अब देखिए कि इस पीरियड में कश्मीर की कारकोटा डायनेस्टी वो डिक्लाइन में आती है, उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला है कि वज्रादित्य और जयापीड़ा के समय पे अरबों का इन्वेजन बहुत होने की शुरुआत हो गई थी सर, ठीक है ना, समझे। एंड वन मोर टाइम द अरब्स विच वर रूलिंग एट सिंध, है ना, अरब्स की दो ब्रांचेस थी अगर आपको याद होगा तो, एक सिंध में बैठती थी, है ना, समझे नहीं समझे, गेटिंग ऑन, ओके, मंसूरा में, और एक मुल्तान में बैठती थी। एक थे अरब्स ऑफ मंसूरा एंड द सेकंड वन वाज अरब्स ऑफ सिंध, है ना। या मुल्तान, मुल्तान पंजाब में आया है, पंजाब से उनको ऊपर की पहाड़ियों में जाना इजी भी रहता था, और कश्मीर के राजाओं की बाउंड्री भी उस टाइम पे वी विल सी कि पंजाब तक थी, सो द रूलर्स ऑफ कश्मीर वर आल्सो कंट्रोलिंग द रीजन्स ऑफ पंजाब एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर संघर्ष होने की शुरुआत होगी सर, कैरिंग ऑन, ओके। अब देखिए होता क्या है कि दिस इज द पीरियड ऑफ 757, 77, 800 सर, ओके। दिस इज आल्सो द पीरियड वेयर कश्मीरी रूलर्स आर गेटिंग वीक डे बाय डे। साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी द अरब्स आर फाइटिंग, है ना, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है।
थर्ड थिंग वी विल फाइंड कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो भी उभर के आ रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स क्यों? क्योंकि सामंत जो था उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था। तो ये जो सामंत लोग थे वो भी अटैक कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर सर, ठीक है ना, क्योंकि वो लोकल रूलर्स थे सर। गेटिंग ओपन? ओके, कल्हान ने इनके लिए एक बड़े इंटरेस्टिंगली टर्म यूज किया है सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? सो द कल्हान हैज स्पेसिफिकली रिटन अबाउट द रोल ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स इन द डाउनफॉल ऑफ कश्मीर, एंड कल्हान इज हाईलाइटिंग द रोल ऑफ दिस पीपल कॉल्ड एज द डामरास या डामसरास, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ओपन? ओके, सो वो बताने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ कश्मीर के अंदर ये दामसरास हुआ करते थे, ये सामंती ताकतें थी, पर इन्होंने वी विल सी के नाक में दम कर दिया था सर। गेटिंग ओपन? ओके, एंड वी विल फाइंड कि ये सब के सब लोग जो थे, इन्होंने ही हमारे कश्मीर के अंदर के जो स्थानिक शासक थे उनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक किए सर। गेटिंग ओपन? ओके, तो करीबन 8th सेंचुरी के आसपास की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, और कश्मीर के इतिहास की जो पहली डायनेस्टी थी वो डाउनफॉल गई। वो डाउनफॉल जाने के बाद कौन सी आई? उत्पल डायनेस्टी पावर के ऊपर आई सर। गेटिंग ओपन? ओके, ये डायनेस्टी 8th सेंचुरी से लेके, है ना, 10th सेंचुरी तक, 8वीं से लेके 10वीं शताब्दी तक कश्मीर को रूल करेगी सर। गेटिंग ओपन? ओके ना, समझे कि नहीं समझे? एंड वी विल फाइंड कि इन्होंने ही कारकोटा डायनेस्टी को खत्म किया 8th या 9th सेंचुरी में सर, है ना, मतलब 8 से 10 सेंचुरी, ऐसे 850 के आसपास का पीरियड है, बट वी विल फाइंड कि इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया सर। गेटिंग ओपन? ओके, एंड वी विल फाइंड कि ये अपने आप को सेटल करवाएंगे सर। अवंती वर्मन करके एक राजा थे, अवंती वर्मन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, और इन्होंने ही वी विल सी कि नए सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट किया सर, ठीक है। अब आप देखोगे अवंतीपुर करके एक जगह आपको देखने को मिलती है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? अवंती स्वामी टेम्पल आपको इनके द्वारा बनाए जाएंगे, सैकड़ों मंदिरें आपको मिलेंगे सर। गेटिंग ओपन? ओके, एंड वी विल फाइंड कि इनके पीरियड में ही जो डामरास हुआ करते थे, डामरास आर द फ्यूडल लॉर्ड्स, ओके ना, समझे, उन्होंने नाक में दम बना के रख दिया था सर। गेटिंग ओपन? ओके, तो इस तरह से उत्पल डायनेस्टी आई, सेकंड डायनेस्टी, इन्हीं को ही कल्हान ने रात तरंगिनी में भी लिखा है सर, ठीक है ना, समझे? तो वापिस फ्लैशबैक तोड़ के रात तरंगिनी के 5वें और 6ठे वॉल्यूम पे चलते हैं सर, ठीक है ना। गेटिंग ओपन? ओके, तो 4th वॉल्यूम समझ में आ गया। 4th वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज टॉकिंग अबाउट ललित आदित्य मुक्तपीठा, स्पेसिफिकली उनके डेडिकेटेड ही है पूरा वॉल्यूम सर। ओके, 5वां जो है वो अवंती वर्मन से है, 5वां और 6ठा वॉल्यूम सर, ठीक है ना। गेटिंग ओपन? ओके, और वो बेसिकली कैसे कारकोटा से लोहार बीच में उत्पल डायनेस्टी कैसे पावर के ऊपर आई उसके बारे में हमें पता चलता है। एंड फाइनली वी विल कम टू नो कि दिद्दा और ये सब लोग सत्ता के ऊपर आएंगे, उसकी भी बात हमें पता चलेगी सर। गेटिंग ओपन? ओके, तो यू अंडरस्टूड द 5th एंड द 6th। अब 5th एंड 6th की डायनेस्टी वाइज अब देखते हैं, थोड़ी बहुत चर्चाएं करते हैं। इसमें ही दिद्दा निकल के आएगी सर, है ना। गेटिंग, इसमें अवंती वर्मन, सूर्य वर्मन जैसे राजा आपको मिलेंगे कश्मीर के इतिहास में। तो ललित आदित्य 4थे वॉल्यूम में है ना। आपको तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो मैच द फॉलोइंग पूछेगा कि कौन से तरंग में कौन से राजा का मेंशन किया गया है, पर ओवरऑल रात तरंगिनी में कौन सी डायनेस्टीज का मेंशन किया गया है वो तो पूछ सकता है ना, समझे कि नहीं समझे? उतना डेप्थ में तो नहीं पूछता है पीटी के अंदर, है ना। मेंस में तो आपको क्या है, खाली ओवरऑल लिखना है कि भाई क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, है ना। गेटिंग ओपन? ओके, तो चलिए सर, है ना, समझे। तो वापिस आते हैं, अब बेसिकली नेक्स्ट डायनेस्टी के ऊपर चले जाते हैं कि आगे क्या होगा सर, ठीक है ना, समझे। तो नेक्स्ट आता है बेसिकली वी विल फाइंड कि अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के टाइम पे क्या हुआ कि ये जो दामरास हुआ करते थे ना सर, ठीक है ना, दामरास वर कौन? दे वर द फ्यूडल लॉर्ड्स, अरिस्टोक्रेट, इन्होंने नाक में दम कर दिया था सर। गेटिंग ओपन? ओके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इसको कंट्रोल किया पहले, पर ये अब हर बार तो होंगे नहीं, क्योंकि दिस इज पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म। आप देखिए 9th सेंचुरी का जो पीरियड है ये तो फ्यूडलिज्म का पीरियड है सर, ठीक है। सो ये द फाउंडर, है ना, समझे। इनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है सैकड़ों, इनके द्वारा टेम्पल्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहती है सर। गेटिंग ओपन? ओके, इन्हीं के ही समय पे दामरस जो है, मैंने बताया जो फ्यूडल चीफ थे, इनकी बहुत ही बड़ी प्रोमिनेंस आपको मिलती है। एंड वी विल फाइंड कि इन्हीं के पीरियड के समय पे कुछ वेलफेयर का काम भी होगा। वेलफेयर का क्या काम काज होगा? तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने वुलर लेक, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है ना, कश्मीर में ही आया हुआ है, उसको उन्होंने वहां पे रिकंस्ट्रक्ट करवा के वहां फ्लड गेट बनाया था सर, ठीक है ना। गेट बनाने से वो क्या है कि पानी का जो फ्लो है वो फ्लो को रोक पाए थे सर। गेटिंग ओपन? अब देखो ये याद रखना है जरूर से, क्योंकि आपको विजयनगर के ऊपर पिछली बार सवाल आया था कि भाई इनमें से कौन से राजा के द्वारा विजयनगर डायनेस्टी में डैम बनाया गया था। अगर आपको पीटी याद होगा तो 2023 की प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 3-4 राजाओं के नाम देवराय 1 देवराय 2 करके पूछ दिया था। अवंती वर्मन का नाम कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, हमें जरूर से याद रखना है। दूसरा फैक्चुअल क्या याद रखेंगे? दमरस के बारे में, हु वर दिस पीपल, ये कीवर्ड आएगा सर, ठीक है ना, समझे। गेटिंग ओपन? ओके,
है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना। ये डमरू बजाते थे, ऐसा याद रखने का, डमरा स्वर डमरू बजाएंगे, है ना, किसकी, राजा की डमरू बजाते थे, है ना, समझे। तो इसके विद्रोह करते थे, फ्यूडल लॉर्ड से डमरू बजाते थे, एरिस्टोक्रेट से, तो बड़ी प्रॉब्लम होती रहती थी इनके समय पे सर, ठीक है। तीसरी कहानी, इन्होंने अवंतीपुर की स्थापना की सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, सूर्यपुर, अवंतीपुर, टेम्पल्स बनाए, है ना, अपने खुद के नाम के ऊपर ही सर, ओके। तो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्पल इंस्टीट्यूशंस और बाकी सारे लोग बनाते हैं, बॉडीगार्ड्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अब देखिए क्या क्या चीजें याद रखनी है सर। इंटरेस्टिंगली कल्हान ने ये जो पांचवा है, पांचवी किताब में इनका मेंशन है, पांचवी और छठी में एक और क्वीन की बात की है बिफोर दिद्दा, है ना, उनका नाम था सुगंधा। Actually, Kalhan talks about 3 women rulers in the book of रात तरंगिणी। हाँ, 3 बेसिकली वुमेन रूलर्स की बात कर रहा है। कल्हान दिद्दा को तो ग्लोरीफाई और क्रिटिसाइज करता है, पर उनके अलावा और 2 स्त्रियों की भी बात करता है जो शासक के रूप में कश्मीर में राजा के शासन कर रही थी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कश्मीर हैड अ वेरी लॉन्ग एंटीसीडेंट और लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वुमेन रूलर्स बेसिकली रूलिंग दी हिस्ट्री, एंड थ्रू आउट हमको मिलता है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो अगर पॉलिटिक्स सेंस के अंदर अगर आप देखोगे ना सर, ओके, तो इसमें नॉर्मली हमें ये देखने को मिल रहा था कि पेट्रियार्की है, खाली मेल रूलर्स ही आते हैं, पर कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज नहीं है सर, ओके। आपको एक एग्जांपल होता तो हम ये कहते हैं कि भाई चलो एक्सेप्शन होगा, 2 है तो भी एक्सेप्शन है, 3 रानियां मिल रही और खूंखार से खूंखार रानी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये दर्शाता है कि वी विल फाइंड कि हाउ पावरफुल दिस वुमेन रूलर्स वर सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हम जरूर से लिखेंगे कि दिस इज अ पीरियड वेयर द कश्मीर had seen 3 women rulers in between a period of almost 500 years, okay. This was also the period where we will find कि the authors write कि it is a period of feudalism, और फ्यूडल लॉर्ड्स के सामने एक स्त्री शासक अपना शासन चला रही है, तो मतलब समझ जाओ सर, ठीक है ना, राजा से कंट्रोल चीजें नहीं हो रही थी, वो चीज वी विल कम टू नो कि क्या कह सकते हैं कि वहां वो वुमेन शासक कर रही थी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये बेसिकली कश्मीर के इतिहास के पॉइंट ऑफ से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दिस इज अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एज वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बुद्धिस्ट एंड विष्णु श्राइन्स आपको मिलेंगे, शिव जी के श्राइन्स आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो इसमें अवंती वर्मन आए, फिर सुगंधा, और फिर वी विल सी कि नहीं, फिर शंकर वर्मन आते हैं, फिर सुगंधा आती है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि शंकर वर्मन विल बी द नेक्स्ट किंग सर, है ना, समझे। अभी आता हूँ सर, है ना, समझे, वेट तो कर दो सर, ओके। सो देयर वर 3 रूलर्स, ओके ना, समझे, कश्मीर के पॉइंट ऑफ से हिस्ट्री के अंदर से हम लोग जब देखेंगे, एंड जब हम लोग कश्मीर के पॉइंट ऑफ से जब समझेंगे, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई शासकों के अंतर्गत कौन से रूलर्स की बात की गई है सर, ओके। तो अभी दिद्दा के ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर वे डिस्कस करते हैं कि भाई और किसका मेंशन किया गया था कल्हान के द्वारा सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि एक थे यशोवती जो गोनंद वंश से बिलोंग करती थी, गोनंद मतलब जो सबसे पहले फाउंडर थे। दूसरी थी सुगंधा सर, ठीक है ना, समझे, जो उत्पल डायनेस्टी से बिलोंग करती है। और तीसरी दिद्दा, अभी मैं आया नहीं हूं पर मैं आपको बता दिया सर, ठीक है ना, समझे। तो इन तीनों का नाम याद रखेगा, है ना, समझे, जो कश्मीर की बहुत ही लॉन्ग ट्रेडिशंस को दर्शाता है। खैर चलिए, लेट मी कम बैक, ओके। अब देखिए कि आगे की कहानी क्या है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये जो उत्पल डायनेस्टी है, उत्पल डायनेस्टी में शंकर वर्मन पावर के ऊपर है सर, ओके। इन्होंने काबुल तक का अपना होल्ड मेंटेन रखा, पंजाब और गुजरात तक के कैंपेन्स किए थे, ऐसा कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे। एंड ये 9th सेंचुरी से रूल कर रहे थे, है ना, गेटिंग ओवर, ओके। 9th मतलब समवेयर वी विल कम टू नो 850 900 के बीच के ट्रांजिशंस के अंदर आपको मिलेंगे सर, गेटिंग ओवर, ओके। अब आप देखिए कि होता क्या है, समझे कि नहीं समझे। अब बेसिकली हमें ये पता चलता है कि ये वो दौर है, ये ट्रांजिशन का दौर है, 900 के आसपास का पीरियड है सर, ओके। और 9th सेंचुरी मतलब 850 से लेके 900 तक का पीरियड था। 900 तक आते आते वी विल फाइंड कि ये जो उत्पल डायनेस्टी है इसकी पिपुड़ी बजनी शुरू हो गई, है ना, समझे नहीं समझे। एंड वी विल फाइंड कि द उत्पल डायनेस्टी इज गोइंग थ्रू अ डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन मतलब ट्रांजिशन फेज है। ये ट्रांजिशन हमें कलान के दौरान भी पता चला, और कल्हान ने ही लिखा कि इसके बाद एक और डायनेस्टी है जिसका नाम है यशकार डायनेस्टी। ये लश्कर डायनेस्टी वी विल सी कि लोहार डायनेस्टी के साथ जुड़ी हुई है। अब बेसिकली ये कैसे जुड़ी हुई है सर, है ना, क्योंकि कभी मैं लोहार बोलता हूँ, कभी मैं यशकार बोलता हूँ सर, ओके। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि इनके यहाँ जो छठा वॉल्यूम निकल के आया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। छठा वॉल्यूम बेसिकली दैट इज द 6th तरंगा सर, ठीक है ना, समझे। इसमें कल्हान ने इनकी ओरिजिन के बारे में लिखा है कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कल्हान टॉक्स अबाउट द न्यू डायनेस्टी कमिंग टू पावर. This new dynasty is actually called as Yashkar dynasty. Okay,
बट वी विल फाइंड कि ये यशकार डायनेस्टी में जो क्वीन बैठी हुई थी, उनके फादर की डायनेस्टी का नाम था लोहार डायनेस्टी। समझ में आता कि नहीं आता? दिद्दा वॉज मैरिड टू द यशकारास, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, बट हर हस्बैंड पास्ड अवे एंड शी वॉज द रीजेंट, तो शी यूज्ड टू कॉल हरसेल्फ एज अ लोहार। समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है ना, समझे? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, वी विल फाइंड कि ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो दिद्दा ने अपने हाथ में ले लिया कि भाई अब मुझे यशकारों के साथ शादी तो हुई हमारी सर, ओके, है ना, बट वहां की राजाओं की अब ज्यादा उनकी फैमिली को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए मैं अपना सब सिस्टम चलाऊंगी सर, ओके। सो आई वांट टू कंट्रोल, है ना, समझे कि नहीं समझे? तो इसके लिए कहने के लिए यशकार डायनेस्टी थी, पर सब कुछ कंट्रोल कौन करके बैठा हुआ था? वी विल फाइंड की लोहार डायनेस्टी। इसके लिए कश्मीर में जो लिखने के लिए यशकार है, पर मैं हमेशा लोहार ही याद रखता हूँ, क्योंकि दिद्दा वॉज द डॉटर ऑफ द रूलर्स ऑफ द लोहार डायनेस्टी, है ना। लोहार डायनेस्टी के एक राजा थे, पीर पंजाल रेंज में रूल करते थे, उनकी बेटी थी, शी वॉज मैरिड टू द यशकारास। गेटिंग अबाउट? ओके, तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो पूरी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट के अंदर लोहार पावर के ऊपर है। यशकार डायनेस्टी उत्पल के बाद आती है, ठीक है ना, समझे? इसमें क्षेमभूत गुप्त करके एक राजा थे, क्षेमागुप्त। क्षेमागुप्त की वाइफ हुआ करती थी, शायद यहाँ स्लाइड में भी लिखा हुआ है। यस एग्जैक्टली सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग पॉइंट? ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग कि देयर वाज अ किंग कॉल्ड एज किंग यशकार, है ना। इन्हीं की डायनेस्टी से वी विल सी कि क्षेमगुप्त करके एक राजा है, इनकी शादी लोहारों की बेटी से हुई। वैसे प्रभावती की हुई थी, अगर आपको याद होगा, है ना। प्रभावती गुप्ता ने कभी अपने आप को कहा कि मैं वाकटक हूँ? उनके राइटिंग में, उनके इंस्क्रिप्शन में सब जगह क्या चलता था? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती वाकटक आया, शादी के बाद सरनेम बदली नहीं बदली सर, ठीक है ना। वो आजकल नहीं चलता, शादी के बाद सरनेम बदलनी नहीं बदलनी, दो दो सरनेम रखनी सर। उसने कहा नहीं, मैं पुरानी रखूंगी सर, ठीक। इंस्क्रिप्शन में अगर प्रभावती गुप्ता लिखा गया, मतलब पूरा चैप्टर खत्म ना सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि उस टाइम पे उतनी राडा नहीं होती थी, डॉक्यूमेंट में भी नहीं बोलते थे कि भाई तुमने बदला कि नहीं बदला सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ओवर? ओके, तो इसमें हमें ये वो कहीं लिखा प्रभावती वाकाटका ना, प्रभावती रुद्रसेन भाई वाकाटका, मतलब है ना, हमारे पीछे गुजरात में क्या पीछे भाई कुमार लाल लगता है, तो प्रभावती बहन रुद्रसेन भाई वाकाटका सर, है ना। पूरा ऐसा नाम लिखा है, उसने नहीं लिखा सर, ठीक है ना। और गुजराती में सिस्टर बेन लिखा जाता है हर एक नाम के पीछे सर, ठीक है ना, समझे? तो यू कम टू गुजरात फॉर एनी नेम, है ना, आपको रिस्पेक्टफुली पीछे बेन लगा ही दे। आप नहीं लिखाओगे तो भी आपके नाम के पीछे बेन भाई लिखेगा, ठीक है ना। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ नाम क्या, प्रतीक, प्रतीक भाई, अरे मतलब सादा प्रतीक, नहीं 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 सर, समझे? तो दिस हैपेंस एवरीवेयर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग सर, ओके ना, समझे? she she was married to the Yashkars, okay. Yashkar was a dynasty that came after the Utpal sir, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग ओवर? ओके, उत्पल डायनेस्टी के बाद आई, उसमें एक यशकार राजा के साथ इनकी शादी हुई। उनकी शादी जब हुई तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो शी बिकेम द डिफेक्टो रूलर, है ना, समझे? वो रीजेंट के रूप में काम कर रही थी अपने बेटे के लिए सर, है ना, समझे? तो शी वाज मोर ऑफ अ रीजेंट एक्चुअली सर, शी वाज नॉट द ट्रू रूलर सर, ओके। बट आपको भी पता है कि वी विल फाइंड की रीजेंसी धीरे 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 वो कंट्रोल कर देगी सर, है ना, गेटिंग ओवर? ओके, तो इनके बेटे का नाम था अभिमन्यु, फिर इनके पोते भी हुआ करते थे, बट वो खुद ही सोवरेन बन जाती है। देखो, द टर्म दीदा इज एक्चुअली द वर्ड फॉर दीदी। एक्चुअली इनकी कहानी ये है कि लोहार डायनेस्टी के इनके फादर थे, इनका जो ननियाल था ना, मतलब इनके दादाजी या जो हुआ करते थे ननियाल, वो हिंदू शाही डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे। हिंदू शाही डायनेस्टी काबुल से लेके अफगानिस्तान तक रूल करती थी, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट में सर, ठीक है ना, समझे? तो शी वॉज रिलेटेड टू द हिंदू शाही एज वेल सर, ठीक है ना, समझे? तो ये बड़ी प्रोमिनेंट थी, बड़ी योद्धा बेसिकली हुआ करती थी। बचपन से ही आप देखोगे वैसे टरेन में आप पले बड़े हो, 10th सेंचुरी का पीरियड है, गजनी का आक्रमण हो रहा था सर, ठीक है ना, समझे? तो गजनी का जब इन्वेजन होना शुरू हुआ था इस पीरियड में सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि शी केप्ट ऑन फाइटिंग। उनकी दादा की डायनेस्टी को गजनी ने खत्म कर दिया, इनफैक्ट, है ना, इनके ग्रैंडफादर की जो डायनेस्टी थी, बट शी कंटिन्यूड टू फाइट सर, गेटिंग पॉइंट? ओके, तो वी विल फाइंड, देखो इंडिया में ट्रेडिशनली हर एक लोगों के अंदर वॉरियर ब्लड था, क्योंकि तुम लड़ाई करोगे, तुम लड़ाई नहीं करोगे, तुम सर्वाइव नहीं हो पाओगे सर, ठीक है। मिडिवल वर्ल्ड में, है ना, रियलिटी ये थी कि कोई भी व्यक्ति जो सर्वाइव कर रहा है, सबका सब, है ना, वॉरियर लाइक ही था सर, है ना, बोले नहीं मर जाएंगे वरना सर, ठीक है, एज सिंपल एज। खैर, अब देखिए इनका क्या था। इनको 3-4 प्रॉब्लम थे सर, कल्हान ने लिखा, वो दामरस इनको परेशान कर रहे हैं सर, ठीक है ना, समझे? वो जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो सब परेशान कर रहे हैं, बोले मैडम जी ऐसा थोड़ी चलता है, मैडम जी मैडम जी मैडम जी सर, ठीक है ना, समझे? तो इनको ऐसा था कि मैडम जी वाला बहुत हो गया सर, ठीक है ना, समझे? तो इन्होंने सबको बेसिकली एक एक करके डिवाइड एंड रूल करना शुरू किया सर, कैरिंग ऑफ, ओके।
तो अपने ही एनिमीज को इन्होंने खत्म किया, फिर उनके फैमिली में विद्रोह हुआ तो उनको भी खत्म किया, फिर उनके कोर्ट में ही एक कोर्टियर था काइंड ऑफ, है ना, मैसेजेस पढ़ता रहता था, उनके साथ उन्होंने शादी वादी की, ऐसा कुछ बातें आपको यहाँ से देखने को मिलता है सर। गेटिंग ओपन, ओके। खुद के कॉइन्स इशू करवा दिए, कल्हान ने लिखा कि शी इशूड द कॉइन्स एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने नए सिटीज का भी निर्माण कराया, बोले देखो, है ना, समझे कि नहीं समझे। इनफैक्ट एक टेम्पल बनाया था जिसका नाम है दिद्दा स्वामी टेम्पल सर, दिद्दा स्वामी टेम्पल सर, है ना, गेटिंग ओपन, ओके। कि भाई अपने मंदिर भी अपने नाम का बनाए हो, अवंती वर्मन अवंती स्वामी बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकती सर, ठीक है ना। तो इनफैक्ट दिस इज द ओनली इंस्टेंस दैट आई फाउंड इन एंशिएंट इंडिया इन द ट्रांजिशन टू एंशिएंट अर्ली मिडिवल, जहां क्वीन अपने नाम का मंदिर बनवा रही है सर। देखो वहां वो लोकमाया देवी ने बनाया था, कैलाश मंदिर का रेप्लिका बनवाया था, अगर आपको याद होगा तो पत्थरडकल में सर, कांची से लेके आए थे उसको सर, ठीक है। बट यहाँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको मिल रही है, खुद के नाम का टेम्पल है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन, खुद के नाम का। देखो एक होता है पेट्रोनेट देना सर, है ना, उसको सपोर्ट देना, फाइनेंस करना, बाकी सारी चीजें सर, ठीक है। यहाँ आपको बेसिकली वो कह रही है कि देखो मैं खुद बनवा रही हूँ सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कल्हान लिखता है कि यार बड़ा खतरनाक रूलर थी सर, है ना, और इनकी मेथड मेरे को समझ में नहीं आती थी क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन, ओके। इनफैक्ट दिद्दा ने इसके बाद ये यशकार डायनेस्टी को खत्म कर दिया और उसके बाद लोहार डायनेस्टी से अपने भाइयों को लेके आई, बोले सड़क से उठा के तुमको स्टार बनाओगी सर, ओके। एंड देन वी विल फाइंड कि लोहार डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर कश्मीर सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो कहानी ये हुई कि दिद्दा का जो पीरियड है 11th सेंचुरी के ट्रांजिशन का, मतलब पकड़ के चलो कि 1000 के बाद वाला पीरियड सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि नाउ दिद्दास वर द डायनेस्टी ऑफ कश्मीर सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। अब वो पूरी की पूरी किसके हाथ में चली जाएगी, लोहार के हाथ में चली जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि 11th सेंचुरी का जो पीरियड आया, 11वीं शताब्दी का जो पीरियड आया, है ना, समझे, वो किसके कंट्रोल में था, लोहार डायनेस्टी के कंट्रोल में था सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। तो ये करीबन 14th सेंचुरी तक रूल करती है। कब तक करती है, 1000 से लेके लोहार डायनेस्टी इज द लास्ट डायनेस्टी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। क्योंकि इसके बाद वी विल फाइंड कि ये 1000 के बाद आई पावर के ऊपर, 1000 ऑनवर्ड से ही, क्योंकि दिद्दा ने अपने भाई को बिठा दिया था, संग्राम राज या संग्राम नाम था उनका, और संग्राम को बिठा के दिद्दा का तो फिर टाइम खत्म हो गया। 50 एक साल तक उन्होंने रूल किया था, कितना है देखो ना सर, ओके। 958 से 1003, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स शी हैज रूल्ड, ओके। सो शी प्लेस्ड हर ब्रदर, है ना, शी वाज अ ब्रदर ऑफ दिद्दा सर, ठीक है ना, समझे। मैंने बताया ना, दीदा, है ना, वो क्या नाम है, दी 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 दी, है ना, समझो, गाना नहीं है अपना सर, है ना, वो दीदा ऐसे इस तरह से याद रखने का सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, डेक्स्टर एंड दीदी सर, ओके, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस तरह की कहानी आपको मिलती है इसमें। अच्छा, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बुक सर, है ना, चलिए लेट मी कम बैक, ओके। देखिए याद रखना, फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस बुक इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि कल्हान हैज रिटन इन अ वेरी मतलब, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कंडीशंस, नॉट ग्रे कंडीशंस, ओके। ये एक इंटरेस्टिंग बात आपको मिलती है सर, ठीक है। कल्हान ने इस पीरियड में ऐसा उल्टा सुल्टा नहीं लिखा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ फलाना हुआ, नहीं, उसने लिख दिया कि भी देखो ये खराब था ये अच्छा था, पावर कंसोलिडेट की अच्छी बात है, बट बाकी सारी वस्तुओं में गलत भी लिखा सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो लोहार डायनेस्टी के बारे में वी विल सी कि कल्हान लिखेगा, क्योंकि 1000 से लेके 1320 तक ये डायनेस्टी रहती है। उसके बाद तो वी विल फाइंड कि कश्मीर में मुस्लिम डायनेस्टीज की शुरुआत होगी, है ना, मुस्लिम रूलर्स की, मतलब बेसिकली शाहमीर करके एक राजा आएंगे सर, है ना, वो अपनी अगर अलग से डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे ना, 1340 के बाद सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। 1350 के बाद सर, ओके। कल्हान कब लिख रहे हैं, 1130s के अंदर सर, है ना, समझे। कल्हान कब बिलोंग कर रहे थे, विल सी। तो कल्हान ने जो 7वां और 8वां वॉल्यूम लिखा है ना, 7वां और 8वां वॉल्यूम, 7वां और 8वां तरंग, समझ में आया सर। हमने 6 तरंग देखे ना, अभी हम तो कलान पढ़ रहे थे, हम कश्मीर के इतिहास में तो अभी वापिस जाते हैं, फ्लैशबैक मारो सर, ठीक है ना, समझे, वापिस आ जाओ सर, ओके। सो वी आर एक्चुअली इन दी लास्ट 2 वॉल्यूम्स, ओके। छठे में दिद्दा के बारे में लिखा गया है, चौथे में कारकोटा, 5वें में उत्पल डायनेस्टी, छठे में लोहार डायनेस्टी सर, ठीक है, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। तो ऐसे याद रखो, देखो पहली 3 है ओरिजिन, आगे की कोनंद और उनकी बात की गई है, चौथे में कारकोटा वंश है, 5वें में क्या आता है, 5वें में विल सी की उत्पल डायनेस्टी आती है, गेटिंग ओपन। छठे में क्या आता है, लोहार या यशकार डायनेस्टी के बारे में सर, ना, गेटिंग ओपन, ओके। और 7वें में क्या आएगा, डिक्लाइन आएगा। डिक्लाइन का मतलब है कि अब खत्म हो रहा है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। ये 7वें और 8वें वॉल्यूम के अंदर कल्हान खुद ही प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट खुद प्रेजेंट है। ये उनके 50-100 पहले साल की घटनाएं हैं, तो उनको अभी बहुत ही इमीडिएट होगी।
तो जितनी इमीडिएट होगी वो सब लिखेंगे, सही की गलत सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि बिकॉज ही वाज कंटेम्पररी टू द कंडीशंस, वो देख रहे थे कि क्या चल रहा है। अब उनके समय पे ये डामरस लोगों को मजा आएगी कि नहीं आएगी? दिद्दा ने तो सबको पकड़ के रखा था और सर्विस कर दी थी, है ना, मर्सीलेस ने किसी को नहीं छोड़ा था, मतलब कल्हान ने डेप्थ में लिखा है कि सर्विस हुई थी। अब ये जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स इनको मजा आ गई, है ना, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि अब दिद्दा जैसी कोई क्वीन है नहीं। दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड की फॉरेन इन्वेजन्स भी, गजनी का आक्रमण हुआ इसी पीरियड में कश्मीर के ऊपर सर, ठीक है। तो पूरा नहीं आया था, बट ही ट्राइड टू एंटर द वैली रीजन सर, तो ही ट्राइड टू डिस्टेबलाइज द इकोनॉमिक कंडीशंस एज वेल सर, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 1000, द लास्ट 2 वॉल्यूम्स ऑफ रात तरंगिनी, है ना, 1000 के बाद जो आखिर के 2 वॉल्यूम्स है ना, 7th and 8th, ओके ना, समझे, इसमें गजनी के इन्वेजन को भी इनडायरेक्टली हाईलाइट किया गया, खास करके अल बरूनी ने भी इसके बारे में लिखा है। तो अल बरूनी इन इस बुक किताबुल हिंद हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, एंड ही इज ऑल्सो हाईलाइटिंग कि भाई कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां इवन भारत के बाकी सारे लोग भी अलाउड नहीं थे, मतलब 35 उस पीरियड में भी लगता था, ठीक है ना, समझे, गेटिंग मूवमेंट, ओके। सो अल बिरूनी इज इनडायरेक्टली हाईलाइटिंग द रोल ऑफ आर्टिकल 35A इन कश्मीर, वेयर इज सेइंग कि इवन द नेटिव इंडियन पॉपुलेशन was not allowed by the local kings of Kashmir कि वहां जाके सेटल ना हो जाए सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग मूवमेंट, ओके। तो विल फाइंड कि अब ऐसा क्यों था, तो बेसिकली कश्मीर का एक अलग से कल्चर वैल्यू सिस्टम निकल के आया था 11वीं-12वीं शताब्दी में। 7वीं और 8वीं में हमें कश्मीर की कल्चरल सिस्टम के बारे में बहुत पता चला सर, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो इस पीरियड में कश्मीर में शैविज्म निकल के आ गया था। शैविज्म तो अमरनाथ के बारे में तो पहले तरंग में लिखा गया है सर, पर अभिनव गुप्त अगर आपको पता होगा सर, ठीक है ना सर, अभिनव गुप्त यूज्ड टू बी अ शिव बेसिकली फॉलोअर, शैवाइट फॉलोअर सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, उन्होंने एक नए पंथ की स्थापना की थी, है ना, कश्मीरी शैविज्म की, तो वो बेसिकली बड़ा पॉपुलर आपको इस पीरियड के अंदर मिलता रहता है सर, ओके। वी विल फाइंड की शारदा पीठ के बारे में हमें फिर से कल्हान ने लिखा है कि लोग पिलग्रिमेज में जाते थे, इनफैक्ट वहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। शारदा स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट आपको मिलेगा, शारदा स्क्रिप्ट पता होगा ना सर, ठीक है, जो लिपि है कश्मीरी पंडितों की जो पुरानी लिपि हुआ करती थी, वो सब कुछ बेसिकली, इनफैक्ट इसमें कल्हान ने लिपि स्क्रिप्ट के बारे में भी काफी सारी चीजें लिखी है सर, ओके। तो लास्ट 2 वॉल्यूम्स आर टॉकिंग अबाउट द लोहार डायनेस्टी, है ना, समझे कि नहीं समझे। They are also talking about the decline of Kashmir as well, but decline has not been fully mentioned क्योंकि decline तो 1350 के आसपास हुआ, 1320 के आसपास हुआ, तब तक कल्हान चल बसे थे, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कल्हान ने अपने कार्यकाल तक जो भी देखा वो सब कुछ लिख दिया, समझे कि नहीं समझे। अपने कार्यकाल का मतलब है कि उन्होंने जो आखिर के 2 वॉल्यूम्स थे ना सर, ओके, खास करके 7वें नंबर की और 8वें नंबर की सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, वहां उन्होंने लिखने की कोशिश की कि अब स्थिति बदल गई है। क्यों बदली है? क्योंकि लोहार डायनेस्टी पावर के ऊपर आई। समग्र राजा, मैंने बताया संग्राम राज या समग्र राज कहते हैं इनको, है ना, ये कौन थे? ही वाज द ब्रदर ऑफ दिद्दा। दिद्दा और उसके बाद वाले डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे सर, ठीक है ना। ये 1100 1000 के बाद वाला है, आगे पीछे की कहानी है सर, ओके। तो वो लिख रहे हैं कि भाई अब स्थिति खराब हो गई है, पूरा डिक्लाइन चला गया है, नोबल्स इनको कंट्रोल कर रहे हैं, और डमरस, मैंने बताया ना कौन थे सर, है ना, एक से एक फ्यूडल एलिमेंट्स, ओके, गेटिंग ओपन, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने आके कश्मीर में हंगामा कर दी, क्योंकि स्थानिक राजा थे, बड़े पावरफुल हो गए थे सर, ओके। इसके कारण बड़ा मिसरूल हुआ। मिसरूल एक तो स्थानिक राजाओं ने किया, दूसरे ब्यूरोक्रेसी ने किया, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी सर, है ना, स्ट्रॉन्ग रूलर ना हो। तो कल्हान जाते जाते रात तरंगिनी में क्या कोस के गया, बोल के गया, बोले राजा हो तो मजबूत होना चाहिए, वरना राजा कोई काम का नहीं सर, है ना, कि बिस्किट तो पार्ले जी होना चाहिए और टूथपेस्ट तो कोलगेट होना चाहिए सर, है ना, समझे। क्योंकि ही रियलाइज दैट द ब्यूरोक्रेसी इज करप्ट, he realized that nobility is corrupt sir, है ना, getting my point, okay। तो all these 2 classes are actually destroying the Kashmir sir, okay। एंड दिस इज अ पीरियड ऑफ 1150s। मैंने बताया ना कल्हान तो 1128 से 1150 के बीच में था। कल्हान बिलोंग टू दिस पीरियड। वो जयसी करके एक राजा थे लोहार डायनेस्टी में लास्ट में, तब वो रूल कर रहा था सर, ठीक है ना, समझे। उनके कोर्ट में बैठ के लिखा है, वो भर भर के लिख रहा है कि हमारे राजा की हेकड़ी नहीं थी कि कश्मीर वैली के बाहर जा पाए। भाई ही इज ऑलरेडी क्रिटिसाइजिंग हिज ओन किंग एंड मोनार्क, बोले है ना, इनसे ना हो पाई सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, समझे, ही इज नॉट फियरिंग दिस पार्ट की यार ये क्या हो गया ना, इसका क्या होगा, नहीं, बोले ये खराब है सर परिस्थिति सर, गेटिंग मोमेंट, ओके। तो ये दर्शा रहा है कि कल्हान की राइटिंग में जो मेथोडोलॉजी है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिवली मान सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब आप देखिए सवाल क्या आया
कि इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन इन इंडिया। यस, इट्स अ बेस्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेस्ट एग्जांपल सर, ओके, क्योंकि ही इज बीन ऑब्जेक्टिव, ही इज बीन क्लियर, उसने इयोलॉजी लिखी है पर बहुत पहले की लिखी है और वो भी लिमिटेड है सर, ठीक है ना, समझे। ही इज नेवर शाई टू क्रिटिसाइज हिज ओन किंग इन हुज कोर्ट ही इज सिटिंग। वो अरे लोहार डायनेस्टी में बैठा था, वो दिद्दा की मतलब है ना धजिया उड़ा रहा था, बोले मैडम ने ये गलत किया, मैडम ने वो गलत किया। अरे भाई उनकी दादी लगती है तुम, जिनके राजा के कोर्ट में बैठ के लिख रहे हो ना सर, कोई अपनी दादी की आलोचना थोड़ी सहन करेगा सर, ओके। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। कल्हान वाज लाइक कि नहीं मैं तो लिखूंगा सर, है ना, कलम से क्रांति अपन लाएंगे तो लाएंगे बाबा सर, है ना, सिस्टमेटिक, और पुराने ऑथर्स ने जो गलतियां की है वो मैं नहीं करूंगा, वरना मेरा आई वांट टू सेट अ टेम्पलेट। तो जाते जाते कल्हान ने प्रिस्क्रिप्शन देखे गया, प्रिस्क्रिप्शन समझ में आता है सर, ठीक है ना, समझे। उसने कहा कि भाई देखो राजा मजबूत होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लैंड ग्रांट लेके चली जाए, है ना, अपनी अपनी दुकान खोल दे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो उन्होंने कायस्थों को बड़ा क्रिटिसाइज किया, और कायस्थ लोग उस टाइम पे, कायस्थ कम्युनिटी निकल के आ चुकी थी, लैंड ग्रांट जो लिखते थे वो कायस्थ थे सबके सब, ताम्रपत्र पे। तो बोलता है कि ये लोगों की लैंड ग्रांट लिखते लिखते दो चार अपने नाम के ताम्रपत्र भी राजा से साइन करवा देते थे, बोले राजा इधर करना है, तो उसमें उनकी भी दो जमीनें निकल गई आगे सर। अंडरस्टूड है ना सिस्टम कैसे चलता है सर। तो ही क्रिटिसाइजेस द ब्यूरोक्रेसी, कायस्थों को क्रिटिसाइज किया, बोले यार ये खुद की जमीनें बना देते हैं सर, ठीक है ना, लोगों को देते देते सर, क्या। तो फाइंड की कल्हान ने बहुत सारी चीजें लिखी है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन सर, ओके ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि कल्हान की राइटिंग जो है बड़ी सिस्टमेटिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी विल सी कि लोहार डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, किसके कारण हुआ, तो वी विल फाइंड कि डमरस के कारण। इसमें करीबन 1350s तक आते, मैंने बताया 1340s तक आते आते कश्मीर में विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। अब विदेशी आक्रमणों के बारे में कल्हान ने नहीं लिखा है, जैसे मंगोल और सेंट्रल एशिया के राजाओं ने आक्रमण किया, उसमें से ही वी विल फाइंड कि शाहमी डायनेस्टी निकल के आई 1340 के बाद। पर क्या कल्हान ने इनके बारे में लिखा है, तो कल्हान हैज नॉट मेंशन अबाउट देम। व्हाई, कल्हान तब तक जिंदा नहीं थे। कल्हान तो विल सी की बात 1150 1200 तक आते आते उनकी मृत्यु हो चुकी है सर, ठीक है ना, समझे। पर रात तरंगिनी एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री मुझे पूछोगे तो कैसा है, तो मैं कहूंगा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा सिस्टमेटिक है, और इतना डिटेल में कहीं पे हमको कुछ मिलता नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। तो यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रात तरंगिनी। पहला वो समझ जाओ, देखो कश्मीर के इतिहास को 3 पार्ट में देखना है, मतलब आप देखोगे तो अपने वो फ्लो चार्ट बनाया था कुठे गेला, हाँ हे बघा सर, ओके। एक था एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स मतलब जो हिस्ट्री में पहले चलते आ रहे थे। दूसरा था कल्हान, वो कब है, 12th सेंचुरी तक है, ओरिजिन से लेके 12th सेंचुरी तक सर, ठीक है। अब उसकी आगे की नेक्स्ट कैसे पता चलेगी, आगे की नेक्स्ट कैसे पता चलेगी, है ना, समझे। तो 12वीं शताब्दी से लेके खास करके सर, है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। 1150 के बाद से 1150 से लेके अगले 200 साल तक सर, है ना, समझे, कश्मीर वेंट थ्रू अ टर्मोइल पीरियड। तो भी ग्रोथ हो रहा था, पर इन्वेजन और ये सब चालू हो गए थे। क्यों हुए थे उसके पीछे का कारण आप देखिए, क्योंकि देयर इज कंटिन्यूअसली अटैक्स ऑफ दिल्ली सुल्तान, है ना, दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत ट्राई की है सर, है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो अगले 200 साल तक आप देखोगे तो वो आपको अल्तुतमिश देखने को मिलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तुतमिश, अगर आपको याद होगा तो, है ना, समझे, दे वर द फाउंडर्स ऑफ द डायनेस्टीज, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, स्लेव डायनेस्टी। इसके पहले घोरी आपको देखने को मिलता है, तो घोरी ने भी एक कैंपेन किया था ऊपर की तरफ जाने के लिए, बट ही कुड नॉट डू दैट सर, है ना। गजनी भी आके गया था, ही कुड नॉट डू दैट सर, ओके। देन विल फाइंड कि द खिलजी स्ट्राइड, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक बार प्रयत्न किए थे, somehow it was not successful। तो तुगलक स्ट्राइड द बेस्ट, है ना, समझे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसमें फिरोज शाह तुगलक तो पहाड़ों तक गया, हिमाचल प्रदेश, उसने कहा कि ऊपर जाऊंगा, फिर मार पड़ गई, वापिस आया सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो दैट द सैयद स्ट्राइड, बट सैयद तो नहीं कर पाए। बट आपको तैमूर पता होगा, तैमूर, तैमूर ने जाके कश्मीर से ट्रिब्यूट ले ली थी। तैमूर एक्चुअली वेंट टुवर्ड्स जम्मू, वो कश्मीर वैली में नहीं गया था, पर उसने वहां से जाके रंगदारी मांग ली थी कि भाई चलो पैसा दो सर, ठीक है, वरना जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी सर्विस हो जाएगी सर, क्योंकि वो वैली में नहीं जा पाया था। उसके बाद लोधी आए सर, है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। लोधी आए, पर लोधी वर आल्सो नॉट एबल टू विन ओवर कश्मीर। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड कश्मीर कंटिन्यू टू रिमेन इंडिपेंडेंस। खास करके 1340 के बाद कश्मीर में जो शाह मीर डायनेस्टी निकल के आई थी ना साहब, ओके,
ये शाहमी डायनेस्टी 1340 से लेके अगले 200 साल तक कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखती है। उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के साथ ज्यादा वी विल कम टू नो कि नहीं रखा, अपना सिस्टम चलाया अपने हिसाब से। 1340 से पहले तो लोहार डायनेस्टी थी, लोहार का डिक्लाइन हो रहा था सर, ठीक है ना समझे, 1150 से लेके 1340 तक के पीरियड में सर, ठीक है ना समझे। अब आप देखिए कि आफ्टर 1340s है ना, अगले 200 साल तक शाहमी डायनेस्टी रूल करती है। फिर आए मुगल्स, है ना, मुगल्स आए, बाबर आया। बाबर ने देखा कि भाई कश्मीर में इसके पहले कोई भी डायनेस्टी रूल नहीं कर पाई है, हमारी वाली, मतलब दिल्ली के कोई भी शासक थे वो कश्मीर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो बाबर ने अपने एक रिश्तेदार को भेजा कि तू जाके जीत के आ। बाबर के जमाने पे पहली बार 1520s में वी विल फाइंड सिकंदर मिर्जा करके एक व्यक्ति था, उसने उसको कैप्चर किया था, बट समहाउ ही वाज नॉट फुली एबल टू कंसोलिडेट सर, ओके। बाबर के बाद देन वी विल फाइंड कि हुमायूं आया। हुमायूं ने फिर ट्राई किया कि भाई देखो लेट मी ट्राई टू विन ओवर कश्मीर एंड डोमिनेट, बट हुमायूं पंजाब और फिर वो तो फिर भाग गया अफगानिस्तान ईरान, तो शेरशाह सूरी ने इसकी हवा निकाल दी थी, तो ये कहीं का नहीं बचा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया अकबर। अकबर को ये समझ में आ गया था कि भाई देखो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को अगर सिक्योर रखना है तो कश्मीर के बिना अधूरा है, क्योंकि पूरा रूट ही वही है सर, ओके। ये सब सिक्योर तभी हो पाएगा जब ये दरवाजा बंद करेंगे, है ना। तो 1586 में उसने राजा भगवान दास को भेजा, है ना, मानसिंह के फादर सर, ठीक है ना समझे। एंड भगवान दास वाज सेंट टू कश्मीर एंड उन्होंने जाके वहां कश्मीर के शामी डायनेस्टी के राजा को हरा दिया, है ना। तो यूसुफ करके एक राजा था, यूसुफ खान या ऐसा कुछ नाम था, और उसको डिफीट करने के बाद अकबर ने उसको अपना मनसबदार बना दिया। और इस तरह से मुगलों के समय पे कश्मीर बिकेम वन ऑफ द सूबाज ऑफ अकबर। सूबा समझ में आता है, प्रोविंस बन गया सर, ठीक है। इसके राजा को अकबर ने अपना ऑफिशियल बना दिया मनसबदार। पढ़ेंगे आगे व्हाट इज मनसबदार सिस्टम, पर आप हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकली आइडिया रखिए सर, ठीक है ना समझे। सो दिस इज हाउ कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर और भी अकबर्स कोर्ट एज वेल सर, ठीक है ना समझे। उसके बाद शाहजहां आया। शाहजहां ने कहा कि भाई ये तो बढ़िया जन्नत है सर, ठीक है ना समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। अच्छा, इस पीरियड में ये खिलजीज और तुगलक जो थे, तब इन्हीं के कोर्ट से आमिर खुसरो कश्मीर गए थे सर, है ना समझे। और आमिर खुसरो ने ही कहा था कि, है ना, पर रुए घर फिरदौस पर रुए हमी दस्तो जमी दस्तो जमी दस्तो जमी दस्तो, अगर कहीं पे जन्नत है तो वो यही है यही है यही है, ठीक है ना समझे। क्योंकि खुसरो का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, पटियाली में, तो पटियाली से ही है ट्राइब टू गो टू कश्मीर। तो आना जाना चालू था, सब सेटलमेंट चालू था, शामी डायनेस्टी और उन सब का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सर, ठीक है ना समझे। बट देन वी विल फाइंड कि कहानी आपको अलग तरह से मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि यस हिंदुस्तानी था ना आमिर खुसरो, बिलोंग टू हिंदुस्तानी सर, ओके, कूल एज वेल सर। खैर, शाहजहां आया। शाहजहां ने उसको और हेवन बनाया, उसने आर्किटेक्चर बनाया, गार्डन्स बनाया सर, ठीक है ना समझे। तो उसने वहां पे जाके वी विल फाइंड कि वो क्या कहते हैं अपना चारबाग आर्किटेक्चर का, श्रीनगर के अंदर एक बहुत बढ़िया गार्डन है सर, ठीक है ना। क्या नाम है उसका सर, जरा बता दो सर, ओके, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द गार्डन्स एस्टैब्लिश्ड बाय शाहजहां इन दी श्रीनगर सर, ठीक है ना, शालीमार बाग सर, ओके ना समझे। तो वो शाहजहां ने बनाए थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अब बेसिकली इनका सूबा टाइप हो गया था, नाउ दे वर एंजॉयिंग, रेवेन्यू आ रही है, पैसा आ रही है, बहुत सारा डेवलपमेंट आपको मिलेगा सर, ठीक है। फाइनली कश्मीर के अंदर फिर जहांगीर आया। जहांगीर के समय तक आते आते वी विल कम टू नो कि जहांगीर की तो मृत्यु ही कश्मीर में हुई थी सर। उसकी डेथ अगर आपको पता होगी 1527 में, ही पास्ड अवे इन कश्मीर ओनली सर, है ना। गार्डन गार्डन खेलते खेलते दिल गार्डन गार्डन हो गया उसका। सो वी विल कम टू नो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना समझे, गेटिंग ओवर, मतलब जहांगीर पहले आया था, फिर शाहजहां आया, याद रखना सर, ठीक है ना। जहांगीर अकबर के बाद आया था, मतलब इधर आगे पीछे हो गया। बट वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और फिर शाहजहां आया, शाहजहां ने वहां पे गार्डन गार्डन बनाया सर, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है कि मुगलों का होल्ड हमेशा रहा है सर, ठीक है ना समझे। एंड फाइनली औरंगजेब आता है सर, गेटिंग पॉइंट। इवन औरंगजेब के समय पे भी कश्मीर इनके हाथ से गया नहीं। तो कश्मीर गया कब सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, या बेसिकली कश्मीर का इंडिपेंडेंस स्टेटस कैसे आया। तो बाय द 18th सेंचुरी, मतलब 1700 के बाद वाला पीरियड जो है सर, है ना समझे, उसके बाद कश्मीर के ऊपर इंस्टेबिलिटी का पीरियड रहा सर, ओके। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वहां के जो लोकल रूलर्स है ना, खास करके डोगरास, ओके, दे स्टार्टेड फ्यूमिंग फॉर इंडिपेंडेंस कि भाई देखो हमें मुगलों के अंडर में नहीं रहना, लेटर मुगल्स में नहीं रहना। बट देन द डोगरास वर एक्चुअली मेड पार्ट ऑफ द कोर्ट पॉलिटिक्स ऑफ, वी विल सी कि महाराजा रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह ने कहा कि आप हमारे अंडर में रहिए सर, ठीक है ना समझे। तो इस तरह से वी विल सी कि रंजीत सिंह साहब ने कश्मीर के ऊपर और बाकी सारे रीजन्स के ऊपर अपना होल्ड बनाया
और ग्रेटर पंजाब का अपना जो एम्पायर बनाया था अपनी अफगानिस्तान सर, ठीक है ना समझे। तो इस तरह से कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ द रंजीत सिंह एम्पायर, है ना। 1799 से लेके 1839 तक आपको मिलेगा ऐसी व्यवस्था सर, ओके। बट देन व्हाट हैपेंड आफ्टर 1839 सर, ओके ना समझे। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो कश्मीर के डोगरास को लग रहा था कि अब हमें कोई पंजाब के शासक के पास नहीं रहना चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट स्टेटस है तो हम अपना काम करेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस तरह से डोगरा राजपूत राजा थे महाराजा गुलाब सिंह सर, ओके। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा कि भाई देखो हमारे पास एक सॉलिड प्लान है, हम आपकी हेल्प करेंगे अगेंस्ट द पंजाब वॉर। तो जब फर्स्ट एंग्लो पंजाब वॉर खत्म होती है सर, ठीक है ना समझे, तो इसमें वी विल सी कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। रानी जिंदाल, महारानी जिंद कौर जो रंजीत सिंह की वाइफ हुआ करती थी, उनको कहा जाता है कि कश्मीर में अब तुम्हें आज के बाद वी विल सी कि इंटरफियर नहीं करना है। और ये गुलाब सिंह थे, इन्हीं की डायनेस्टी से बेसिकली अलग अलग राजा आए, रणबीर सिंह आए, प्रताप सिंह आए, और आखिर में हरि सिंह आते हैं, वही हरि सिंह जी सर, ठीक है ना समझे, जिनके कार्यकाल के अंदर 1947 में विल सी कि कश्मीर का इंडिया के अंदर मर्जर और इंटीग्रेशन होता है, समझे कि नहीं समझे। तो ये तो पूरा एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री था, अंदर की डेप्थ की कहानी तो आगे डिस्कस करते रहेंगे सर, ठीक है। हम वापिस आते हैं, हमें डिस्कस करना है रात तरंगिनी की बुक में और क्या लिखा गया है सर, ठीक है ना समझे। तो याद रखना कि रात तरंगिनी में कल्हान ने खास करके 1140 तक के जो पीरियड है सर, ठीक है ना समझे, गेटिंग ओपन टिल 1140, आज से 1000 साल पहले का कश्मीर के बारे में लिखा है। जैसे डमरस के बारे में उन्होंने लिखा है, मजबूत शासक के बारे में उन्होंने लिखने की कोशिश की है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखा है, कायस्थ ब्यूरोक्रेसी, बोले यार ये ब्यूरोक्रेसी लैंड ग्रांट लोगों को लिखते लिखते खुद का भी लिख रही थी सर, ठीक है ना, अंडरस्टूड दिस कंटेक्स्ट सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। उन्होंने इंटरेस्टिंगली फाल्कन्स के बारे में लिखा है कल्हान ने, फाल्कन चिड़िया का उपयोग करते हैं सर, ठीक है ना समझे, है ना, ईगल का और फाल्कन का, तो सिक्योरिटी के सुपरविजन के लिए सर ना, ड्रोन पॉलिटिक्स उस पीरियड में ड्रोन से ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो लिख रहे हैं सर, ठीक है। फिर सोशल लाइफ के बारे में लिखा है, अमीर लोगों का खाना क्या है, गरीब लोगों का खाना क्या है सर, ओके। इनफैक्ट उन्होंने फेरन के बारे में लिखा है, फेरन समझ में आ रहा है, कश्मीर वाले कुर्ता पहनते हैं, आपको पता होगा सर, ठीक है, बड़ा सा कंबल टाइप होता है, अंदर एक टोकरी लगता है कश्मीरी, है ना, अंदर कोयला डाल के, तो शरीर गर्म रहता है सर, ठीक है ना। तो ही इज टॉकिंग अबाउट फेरन, नहीं फेरन, अचकन इज डिफरेंट, फेरन इज डिफरेंट, अचकन तो कोट है सर, ठीक है ना। फिरान इज ट्रेडिशनल क्लॉथ है, वो कल्हान ने उस पीरियड में लिखा था सर, ठीक है। मतलब बहुत पुराना वी विल फाइंड की कंबल टाइप ऑफ लपेट के क्लॉथ पहनते हैं सर, ठीक है ना समझे। अमरनाथ यात्रा के बारे में, शिवरात्रि के बारे में लिखा है सर, ठीक है ना समझे, ही इज टॉकिंग अबाउट अमरनाथ यात्रा, शिवरात्रि, ही इज टॉकिंग अबाउट शारदा पीठ, ना याद रखेगा शारदा पीठ के बारे में, क्योंकि हमें तो क्या पीटी में याद रहना चाहिए सर, ठीक है। आपको पूछा गया ना कि अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर के बारे में लिखा कि नहीं लिखा, तो हमें पता होना चाहिए सर, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट द पिलग्रिमेजेस, ही इज टॉकिंग अबाउट कश्मीर कंपेयर्ड टू हेवन। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कहानी कल्हान ने लिखी है कि कश्मीर में उस पीरियड में बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि लोग स्ट्राइक करते थे, स्ट्राइक करने का मतलब समझ में आ रहा है, हंगर स्ट्राइक करते थे, है ना, अपनी बातें पूरी करवाने के लिए। कश्मीर बड़ा डेमोक्रेटिक था। तो कल्हान ने लिखा है कि ये जो यशकार डायनेस्टी आई ना पावर के ऊपर, दिद्दा वाली डायनेस्टी, ये राजा यशकार ने तो खुद स्पेशल ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट की थी टू टैकल दी हंगर स्ट्राइक ऑफ द पीपल, है ना। लोगों को आदेश दिया गया था कि तुम भूख हड़ताल ना करोगे, तो वो बेसिकली हाईलाइट भी कर रहा था सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। सो ही इज टॉकिंग अबाउट अवंती वर्मन, ही इज टॉकिंग अबाउट श्रीनगर, वहां पे कैसे अकाल पड़ा, कैसे वेलफेयर स्टेट की बात की। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग कहानी उन्होंने राइस के बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि अलग अलग राजाओं में राइस के भाव अलग अलग हुआ करते थे। उन्होंने दिनार के बारे में लिखा, दिनार समझ में आता है, दिनार वाज एक्चुअली द गोल्ड कॉइंस यूज्ड इन द गुप्ता पीरियड सर, ओके। मोस्ट प्रोबेबली ये भी सिक्कों का प्रकार था, है ना, और वो कह रहे थे कि एक खड़ी, खड़ी इज द यूनिट, मोस्ट प्रोबेबली यूनिट होगा, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट एक दिनार में कितने खड़ी चावल आते थे। ये फलाने राजा में 2 किलो आ जाते होंगे, इनमें 4 किलो आते हैं, इनमें तो 1 किलो ही आता है, मतलब इनमें महंगाई बहुत बढ़ गई है सर, ठीक है ना, महंगाई डायन खाए जाता है सर, ठीक है ना समझे। तो कल्हान वो भी लिखते हैं कि भाई देखो वहां 30 दिनार में इतना आ जाता था, वहां 10 दिनार में आता है, इनके यहाँ देखिए सर, ठीक है। तो इन्होंने तरंग वाइज लिखा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो शिवरात्रि फेस्टिवल और अमरनाथ पिलग्रिमेज की बात तो हमें बड़ी सिग्निफिकेंटली मिलती है सर, ओके ना समझे। शारदा पीठ के बारे में उन्होंने लिखा है, दिद्दा के बारे में उन्होंने लिखा है सर, ठीक है ना।
फिर खाने पीने की आदतों के बारे में लिखा है, फिरआन के बारे में लिखा है, ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अवंती वर्मन ने किस तरह से किया। इनफैक्ट खास करके सैफरन कल्टीवेशन के बारे में बहुत लिखा है, जाफरा, ठीक है ना, समझे, 3 जगह पे उगता है, स्पेन में, दूसरा कश्मीर में, और तीसरा आपके ईरान में सर, ठीक है ना। तीनों क्वालिटी का सैफरन अव्वल नंबर का है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ही इज टॉकिंग अबाउट द सैफरन कल्टीवेशन इन कश्मीर एज वेल, ओके। तो लोग वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह हो रहा है। बाकी तो उसने छोटी मोटी सरनेम्स लिखी है, वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखा है। ही इज टॉकिंग अबाउट दी रीजनल लैंग्वेज। एक्चुअली शारदा पीठ के अंदर ही यूनिवर्सिटी थी, ये यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुअल पीरियड में वी विल कम टू नो कि शारदा लैंग्वेज या शारदा स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ। ये शारदा स्क्रिप्ट अफिलिएटेड होती है पंडितों की भाषाओं के साथ, है ना, कश्मीरी भाषा जो बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इज टॉकिंग अबाउट दी ओरिजिन एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो काफी सारी बात है। बाकी ज्योग्राफी की बात की उन्होंने, नदियों के बारे में बात किया है, पहाड़ों के बारे में, क्योंकि वहां देखते थे झेलम नदी है, कश्मीर से जाती है सर, ठीक है ना, समझे। सिंधु नदी के बारे में उन्होंने लिखा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। लेक्स के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इंटरेस्टिंगली ही इज टॉकिंग अबाउट दी फूड हैबिट्स एंड दी अदर पार्ट्स एज वेल सर, ओके। तो काफी सारी चीजें हमको यहाँ से मिलेगी। और राजा की पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के बारे में वो बताता है सर, ओके। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक सर, है ना, समझे। ही इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दी ओनली पॉलिटिक्स, है ना, समझे कि नहीं समझे। ही इज टॉकिंग अबाउट दी अदर पार्ट्स एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कल्हान की राइटिंग की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है। और कल्हान के बारे में बेसिकली ये जो थॉट है कि एंशिएंट इंडिया में किसी को हिस्ट्री लिखना आता ही नहीं था, और इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग प्रॉपर चैप्टर वाइज लिखने की शुरुआत इस्लामिक हेरिटेज के कारण हुई, ऐसा नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने जानबूझ के दिया था सर, ठीक है ना, ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए खास करके। पीटी में तो फैक्ट याद रखना, दिद्दा स्वामी टेम्पल किसने बनाया था, मार्कंड सन टेम्पल की कौन से पीरियड से बिलोंग करता है ना, समझे। अवंती स्वामी या अवंतीपुर की स्थापना बेसिकली, है ना, कौन करता है, अवंती वर्मन करके राजा थे, है ना। गोनंद कौन से थे सर, ठीक है ना, समझे, कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले राजा थे। तो ऐसे सैकड़ों सवाल आपको पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं इनडायरेक्टली सर, ठीक है। और फैक्ट्स याद रखनी है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एनालिसिस याद रखना है सर, ठीक है।